प्रॉब्लम से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, वॉल के अगेंस्ट में अगर आप एक ब्लॉक को प्रेस कर रहे हो ना, तो इसको स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को। इसमें जो ये वॉल है, ये रफ सरफेस दी गई है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसके लिए म्यू गिवन है हमें। हम ये मान के चलें स्टैटिक कोफिशिएंट और काइनेटिक कोफिशिएंट सेम है, तो जस्ट म्यू लिख रहा हूँ इसको मैं, म्यू एस और म्यू के लिए लिखेंगे। और इस ब्लॉक का मास m डिफाइंड है, और आपको f की ना रेंज बतानी है, कैपिटल F की जो रेंज है वो कितनी होनी चाहिए, सो दैट कि ये मास m इस वॉल के अगेंस्ट स्टेशनरी रहे। ये क्वेश्चन है इसके अंदर, मतलब रेंज ऑफ f फाइंड करो आप, कैपिटल F की क्या रेंज होगी, सो दैट कि जो स्मॉल m है वो स्टेशनरी रहे, डाउनवर्ड मूव ना कर पाए या फिर अपवर्ड मूव ना कर पाए, दैट मीन्स रिमेन्स एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द वॉल। ये क्वेश्चन है। और सेकंड फिगर में भी सेम चीज है, बट उसमें फोर्स का डायरेक्शन चेंज किया गया है, वो थीटा एंगल पर चेंज किया गया फोर्स को। और फर्स्ट केस में आपने नॉर्मल डायरेक्टली फोर्स लगाई हुई है। क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में? तो यार कैपिटल एफ की रेंज निकालनी है, और कंडीशंस है कि दैट स्मॉल एम इज एट रेस्ट। ये इसकी कंडीशंस हैं। बताएं क्या करेंगे इसमें, मतलब सर वेट की वजह से नीचे स्लिप होने की टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। अच्छा, मतलब पहले इसमें एम जी दिखा दें डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना, और उसके बाद आप कह रहे हो कि एम जी की वजह से इसका टेंडेंसी नीचे की तरफ होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ। बिल्कुल सही डायग्राम है। और सब फोर्स हम लोग फोर्स बॉक्स पे लगा रहे हैं, तो वॉल भी एफ फोर्स लगाएगी बॉक्स पे बाहर की तरफ। हाँ, उसको नॉर्मल कह सकते हैं कि जो ब्लॉक वॉल है वो इस ब्लॉक के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा। ठीक है जी सर। तो नॉर्मल कैपिटल एफ फ्रिक्शन और एम जी ये हो गया, और उसके बाद सीधा सीधा न्यूटन लॉ इक्वेशंस का गेम है। इक्वेशंस में क्या कहे, आपको सिर्फ ये देखना होता है कि मास रेस्ट पे है या फिर मास एक्सेलरेट कर रहा है, दैट्स ऑल। ये पूरे चैप्टर के अंदर ये दो ही बातें होती हैं। तो क्योंकि ये मास रेस्ट पे है तो फोर्सेस को बैलेंस करने की बात करी जाएगी। फोर्सेस को जब बैलेंस किया जाएगा तो आप ये लिख सकते हो नॉर्मल की वैल्यू कैपिटल एफ के बराबर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करेंगे तो नॉर्मल एफ के बराबर, और वर्टिकल डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो वर्टिकल डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बन जाएगी एम इंटू जी के बराबर। अब ये रेंज कैसे लाओगे, कैपिटल एफ की रेंज कहाँ से लाओगे? फोर्सेस तो बैलेंस कर दिए हम लोगों ने, और फोर्सेस बैलेंस करने के पीछे रीजन है कि मास रेस्ट पे था, इसलिए फोर्स बैलेंस होगा। रेंज ऑफ कैपिटल एफ लाने के लिए आप फ्रिक्शन की प्रॉपर्टी का यूज करोगे, क्योंकि ये जो फ्रिक्शन हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, जब मास स्टेशनरी है तो फिर ये फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन माना जाएगा यहाँ पर। और अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू म्यू टाइम्स नॉर्मल। यानी कि फ्रिक्शन की अपनी एक रेंज है बिटवीन 0 टू द मैक्सिमम वैल्यू म्यू इंटू एन। सो हम फ्रिक्शन की जगह रिप्लेस करके एम इंटू जी डाल देंगे, बिकॉज फ्रिक्शन इक्वल टू एम जी है, एंड इट शुड बी मोर देन इक्वल टू 0, एंड इट शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल, एंड नॉर्मल इज इक्वल टू कैपिटल एफ जो फोर्स लगा रहे हो उसके हिसाब से। सो यहाँ से आपको एक चीज मिल जाएगी, कैपिटल एफ शुड बी मोर देन और इक्वल टू म्यू, कैपिटल एफ शुड बी मोर देन इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाय म्यू। यानी कि फाइनल आंसर आप ये दोगे कि कैपिटल एफ, अब इससे मोर देन है बट कितना मोर होगा उसकी कोई लिमिट नहीं है। सो रेंज इज कैपिटल एफ इज मोर देन एम जी बाई म्यू, एंड इट कैन बी एनी वैल्यू अप टू द इन्फिनिटी। सो मिनिमम वैल्यू एम जी बाई म्यू आएगी, मैक्सिमम वैल्यू की कोई लिमिट नहीं आ रही है इसमें। सो इट शुड बी मिनिमम एम जी बाई म्यू एंड मैक्सिमम कोई भी वैल्यू, बिकॉज मैक्सिमम लिमिट इनफाइनाइट चल रही है इसकी। ये इसका रेंज ऑफ एफ कहा जाएगा। सेकंड वाले फिगर में भी सब कुछ आइडेंटिकल चलेगा, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं आने वाले। सेकंड वाले में बस एक फर्क ये आएगा कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लेफ्ट साइड दिखाया जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स अगेन ऊपर की तरफ दिखाओगे, और ग्रेविटी की फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो m इंटू जी हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखा देंगे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लेफ्ट साइड पे दिखा देंगे, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, ब्लॉक रेस्ट पे है। एक चेंजेस बस आपको ये करने पड़ेंगे कि जो कैपिटल एफ लगाया है उसको रिजोल्व करना होगा, और जब कैपिटल एफ को रिजोल्व करेंगे तो उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरफ और एक वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की तरफ, ये दो बेसिकली दो चेंजेस आपको ये मिलेंगे। तो एक एफ कॉस थीटा का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टुवर्ड्स द वॉल, और एक एफ साइन थीटा का वर्टिकल कंपोनेंट फ्रिक्शन के साथ चला जाएगा। और फिर से फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए जब लिखोगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा राइट साइड डायरेक्शन में, और नॉर्मल लेफ्ट साइड डायरेक्शन में। सो नॉर्मल इक्वल टू एफ कॉस थीटा फर्स्ट इक्वेशन। वर्टिकल डायमेंशन में अगर हम वर्टिकल डायरेक्शंस की बात करेंगे तो वर्टिकली हमें कुछ अलग इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, और वर्टिकली एफ साइन थीटा ऊपर की तरफ है प्लस फ्रिक्शन ऊपर की तरफ, दोनों मिला करके डाउनवर्ड डायरेक्शन के एम जी के बराबर। ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन।
सेकंड इक्वेशन से फ्रिक्शन की वैल्यू ऑब्टेन करो, फर्स्ट इक्वेशन से नॉर्मल की वैल्यू मिल गई, और फिर आप प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कि जो फ्रिक्शन कैलकुलेट करेंगे यहाँ से वो लेस देन होना चाहिए म्यू टाइम्स नॉर्मल से। और फ्रिक्शन कितना कैलकुलेट होगा वो दिख रहा है मेरे को साफ साफ कि फ्रिक्शन सेकंड इक्वेशन से कैलकुलेट हो जाएगा। वो लिख दोगे आप mg माइनस एफ साइन थीटा फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन लेस देन इक्वल टू म्यू, एंड नॉर्मल को रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा f मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, और इससे कैपिटल F को फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल्स क्लियर है आपके? बताएं। यस सर। ठीक है ना, बेसिक एग्जांपल्स हैं। ब्लॉक एट रेस्ट का एग्जांपल है, प्रेसिंग अगेंस्ट द वॉल्स में। अच्छा, मैं फिर आपसे एक बात कह रहा हूँ, मैं अभी भी फिर बोलूंगा, रोटेशनल मैकेनिक्स जब आप पढ़ोगे तो अभी तो हम लोग इस ब्लॉक को पार्टिकल मानते हैं, तो हम फोर्सेस को कहीं पर भी दिखा देते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप रिजिड बॉडी से पढ़ोगे, रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ोगे, तो इन ब्लॉक्स को आप ब्लॉक ही मानेंगे, पार्टिकल नहीं मान सकते। तो हमें बहुत केयर करनी पड़ती है कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बॉडी के सेंटर से पास होगा या नहीं पास होगा। टॉपलिंग वाले आर्टिकल के अंदर ये चीज डिस्कस करेंगे। बट क्योंकि अभी न्यूटन लॉ है, इसमें ब्लॉक्स के साइज को कंसिडर नहीं किया जाता है, उनको पार्टिकल माना जाता है। सो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते वक्त मैंने फोर्सेस को कहीं पर भी दिखा दिया है, बट इसको इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि जब रोटेशनल मैकेनिक्स आएगी तो हम बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करेंगे इस बात के ऊपर कि नॉर्मल बॉडी के कौन से पॉइंट से पास कर रहा होगा, कैपिटल एफ बॉडी के कौन से पॉइंट पर लग रहा होगा, मतलब फोर्सेस की एग्जैक्ट लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है रोटेशनल मैकेनिक्स में, क्योंकि वहां टॉर्क को डील करना होता है, और टॉर्क डील करने के लिए आपको फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होती है। तो फोर्स की अगर आप एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दिखाओगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस गलत तरीके से कैलकुलेट हो जाएगी, टॉर्क में कुछ प्रॉब्लम आने लगेगी। तो अभी कोई ऐसा मिसकंसेप्शन माइंड में मत बनाना आप, क्योंकि अभी आप इन ब्लॉक्स को पार्टिकल मान करके चल रहे हैं। न्यूटन लॉ के चैप्टर में पार्टिकल मानते हैं हम लोग। नेक्स्ट आते हैं इस पे। ये काफी फेमस क्वेश्चंस है ना, इसकी करेक्ट सीरीज है, मतलब कई सारे ब्लॉक्स को लेकर के 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक, इस तरीके से क्वेश्चंस काफी आते हैं इसके ऊपर। अब इसमें ये कहते हैं कि पुलिंग 2 स्टैक ब्लॉक्स एज वन यूनिट ऑन द स्मूथ सरफेस। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या होता है, मैंने इसकी थ्योरी इसलिए आपके लिए लिख दी है क्योंकि अभी ये नोट्स आपके साथ शेयर कर देंगे, तो एक समराइज नोट्स भी है आपके लिए। मतलब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो ये जो की आइडिया लिखा है ना, इसको फॉलो करिएगा। की आइडिया को फॉलो करोगे तो आप ये 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक जितने मर्जी ब्लॉक्स का न्यूमेरिकल आ जाए, प्रॉब्लम कभी नहीं होगी सॉल्व करते वक्त। अब जैसे इस क्वेश्चन में मासेस मेंशन्ड है 2 किलोग्राम 5 किलोग्राम, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, और नीचे जो फ्लोर है वो स्मूथ है। आगे के एक एग्जांपल में यहाँ पर भी रफनेस लाएंगे, अभी एक और एग्जांपल लेंगे जहां पर ग्राउंड को भी रफ करेंगे, बट अभी स्टार्ट करना चाहते हैं हम, इसलिए फ्रिक्शन सिर्फ ब्लॉक्स के बीच में कंसिडर किया है, ग्राउंड पर फ्रिक्शन कंसिडर नहीं किया है इस एग्जांपल में। आगे हम ग्राउंड पर भी करेंगे। बाकी एक क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स इफ कैपिटल F 28, कैपिटल F 42 एंड कैपिटल F 56। चलिए 3 क्वेश्चन है अलग अलग। सबसे पहले तो आपको एक क्वेश्चन ये बोलूं, पहला पॉइंट तो ये आता है कि फ्रिक्शन की डायरेक्शंस क्या होंगी यहाँ पर। तो मतलब 5 किलोग्राम के ऊपर फ्रिक्शन की क्या डायरेक्शन होगी, 2 किलोग्राम के ऊपर फ्रिक्शन की क्या डायरेक्शन होगी। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप दोनों में से जिस बॉडी को आप, मतलब 2 किलोग्राम और 5 किलोग्राम में से जिस बॉडी को आप एक्सटर्नल पुश कर रहे हो, आप जिसको मतलब बाहर से फोर्स लगा रहे हो आप जिसके ऊपर, अगर आप एक बॉडी को एक्सटर्नल पुश कर रहे हो तो उस बॉडी पर फ्रिक्शन फोर्स आप एक्सटर्नल पुश के अगेंस्ट दिखाइए, जिस तरफ आप फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट फ्रिक्शन दिखा दें। तो 5 किलोग्राम बॉडी पर हम फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड दिखा देंगे, यही इसका की आइडिया है। और 2 किलोग्राम की बॉडी पर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिखाइए, बिकॉज फोर्सेस हमेशा पेयर में आते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ फॉलो करते हैं वो, इसके हिसाब से। तो पहला स्टेप तो ये होगा कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या दिखाई जाएगी। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, जिस बॉडी को आप बाहर से पुल कर रहे हो एक्सटर्नल साइड से, या बाहर से उसको पुश कर रहे हो अगर, तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट साइड पे दिखाएंगे उस बॉडी के ऊपर, और दूसरी बॉडी के ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यही चीज यहाँ लिखी हुई है, व्हेन वी पुश और पुल वन ब्लॉक आउट ऑफ 2, इन दोनों में से किसी एक को आप कर रहे हो, देन फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एक्ट्स इन सच अ वे दैट द ब्लॉक विच इज अनडिस्टर्ब्ड। क्या मतलब हुआ इसका, ब्लॉक विच इज अनडिस्टर्ब्ड, ब्लॉक विच इज अनडिस्टर्ब्ड का मतलब ये हुआ वेयर फोर्स इज नॉट अप्लाइड। इस एग्जांपल में किसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं किया है हम लोगों ने, मतलब 2 किलोग्राम और 2 kg, तो वो हमारा अनडिस्टर्ब्ड ब्लॉक है। इज ड्रिवन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, इज ड्रिवन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, दैट मींस
कि फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वो 2 किलोग्राम बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो जाएगी। ड्रिवन बाय द फ्रिक्शन फोर्स का मतलब ये हुआ कि इस 2 किलोग्राम बॉडी में को ड्राइव करेंगे, ड्राइव मतलब इसका मोशन जनरेट करेंगे और ये बॉडी आगे चलेगी बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स, इसीलिए फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिखाया है। एंड ब्लॉक विच इज डिस्टर्ब्ड, मतलब जिस पर फोर्स लगाया है आपने, इज अपोज्ड बाय द फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो मैंने इसलिए लिख भी दिया है ताकि आपका एक नोट्स की प्रिपरेशन भी हो जाएगी और आगे से इस टाइप का कोई डाउट होना नहीं चाहिए कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या बन रही है। तो जिस पर आप फोर्स लगाओगे ना, उसका फ्रिक्शन उस ब्लॉक को अपोज कर रहा है। यहाँ पर 5 किलोग्राम पर हमने फोर्स लगाई है, इसीलिए 5 किलोग्राम बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हमारे अप्लाई किए गए फोर्स के अपोजिट साइड पर है, उसको अपोज करने के लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो क्या है, इसके आगे की कहानी क्या है, इसके आगे का प्रॉब्लम क्या है वो देखते हैं। तो इसको आप समझ लो अच्छी तरीके से चलो, क्योंकि फ्रिक्शन की डायरेक्शन में ही कई स्टूडेंट्स को, मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि कई लोग इसकी डायरेक्शन को ही समझने में दिक्कत कर देते हैं। आगे तो वो बात की बात करेंगे। ठीक है, मैं अभी सिर्फ यहीं तक कर रहा हूँ, इसके आगे का पोर्शन मैं कट कर रहा हूँ, है ना, बस इतना रखते हैं। आप नेक्स्ट पॉइंट देखो। आप ये बताओ कि 2 किलोग्राम बॉडी और 5 किलोग्राम बॉडी के अगर हम इक्वेशन सेटअप करें, सेटअप इक्वेशंस अगर आप इक्वेशंस बनाओ तो क्या लिखोगे? सेटअप इक्वेशंस फॉर ईच ब्लॉक। प्रोसेस बता रहा हूं आपको, देखो आपको एक सिंपल सा प्रोसेस दे रहा हूं। सेटअप इक्वेशंस फॉर ईच ब्लॉक। कौन सी इक्वेशन की बात कर रहा हूं? कौन सी इक्वेशन सेटअप करने की बात कर रहा हूं? तो वो वाली इक्वेशन जो न्यूटन सेकंड लॉ से आती है, दैट मींस समेशन ऑफ F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूं। तो पहले आप इस फर्स्ट स्टेप पर आप फ्रिक्शन की डायरेक्शन दिखा दें, फर्स्ट स्टेप पर। दूसरे स्टेप पर इक्वेशन सेटअप कर दो। कैसे सेटअप करेंगे? देखो 2 किलोग्राम बॉडी के लिए अगर आप फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिखोगे तो देखिए इसमें वैसे तो नॉर्मल रिएक्शन भी लगेंगे और mg भी लगेंगे, बट नॉर्मल और mg को मैंने डायग्राम में इसलिए कंसिडर नहीं किया है क्योंकि बॉडीज जो हैं वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन करेंगी, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन होगा नहीं, तो mg नॉर्मल को हमने डायग्राम में कंसिडर नहीं किया है। और आपको ये याद दिला दूं कि जब भी आप सिग्मा F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन पुट करते हो, मैंने कई बार आपसे ये कहा है कि जो एक्सेलरेशन है और लेफ्ट साइड पे जो फोर्स है, ये दोनों हमेशा पैरेलल वेक्टर्स होने चाहिए, सेम डायरेक्शन के वेक्टर होने चाहिए। तो क्योंकि इस एग्जांपल में हमें ये पता है कि मोशन अगर होगा तो हॉरिजॉन्टल साइड पे ही होगा, तो मुझे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस से मतलब है, वर्टिकल फोर्सेस से कोई मतलब नहीं मेरे को। इसलिए अब आते हैं 2 किलोग्राम की इक्वेशन। तो 2 किलोग्राम की इक्वेशन जब बनाएंगे तो उस पे सिंगल फोर्स स्मॉल f का दिख रहा है आपको, इक्वल टू मास 2 इंटू उसका एक्सेलरेशन a1। फर्स्ट उसको मैंने a1 मान लिया है एक्सेलरेशन। और अगर मैं 5 किलोग्राम बॉडी की इक्वेशन को सेटअप करूं तो 5 किलोग्राम की बॉडी की इक्वेशन क्या होगी? उस पर राइट साइड डायरेक्शन में कैपिटल F का अप्लाइड किया हुआ फोर्स है जो बाहर से लगाया जा रहा है, और अपोजिट साइड पर फ्रिक्शन फोर्स, टोटल फोर्स बराबर मास 5 इंटू a2। अब आप मुझे बताओ यहाँ तक आपको दोनों बातें क्लियर हुई कि नहीं? तो उसके आगे का पार्ट बताएं। फ्रिक्शन जी, फ्रिक्शन की डायरेक्शन दिखाना आ गया। दूसरा हाँ, इक्वेशन सेटअप कर दी हमने। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं। अब तीसरा पॉइंट आता है सॉल्विंग पार्ट। सॉल्विंग पार्ट अब लेकिन एक प्रॉब्लम आएगी आपको। देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आएगी भाई? फ्रिक्शन दिखाया आपने, इक्वेशंस बना दी, अब आपका सॉल्विंग यानी मैथ आ गया, मैथ वाला पोर्शन आ गया, मैथमेटिकल पार्ट पे आ गया। अब आप फिजिक्स वाला पोर्शन खत्म हो गया। फिजिक्स के 2 ही स्टेप होते हैं, इसके आगे जितना भी स्टेप आप देखोगे वो सब मैथमेटिकल स्टेप होने जा रहा है। आपके पास इस क्वेश्चन में कितने अननोन्स हैं? आप देखो नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं। तो कैपिटल F तो आपको दिया हुआ है, कैपिटल F की वैल्यूज दी गई है, पार्ट ए में 28, पार्ट बी में 42, पार्ट सी में 56। तो कैपिटल F अननोन नहीं है, बट अननोन्स कौन कौन से हैं उनको मैं सर्कल कर रहा हूं। फ्रिक्शन फोर्स अननोन है, A1 अननोन है, A2 अननोन है। क्या ये चीज मैथमेटिकली पॉसिबल है कि 3 अननोन्स को आप 2 इक्वेशंस में सॉल्व कर पाएंगे? नो सर। ये क्लियर हो गया कि हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि कंस्ट्रेंट ऑफ कांटेक्ट लगाएंगे। हाँ, मतलब इसमें कुछ ना कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जरूर आएगी। ये मैं तुमको पूरे क्वेश्चन के आइडिया के पीछे लेके जा रहा हूँ। मैं एक क्वेश्चन तो सॉल्व करा ही सकता था 2 मिनट में, बट मैं आपको सिर्फ एक पॉइंट रियलाइज कराना चाहता हूँ कि 2 ब्लॉक सिस्टम में आपकी प्रॉब्लम क्यों है, या आपकी नहीं, सबकी प्रॉब्लम क्यों है, क्यों उनको कंफ्यूजन होता है। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि 2 ब्लॉक सिस्टम या 3 ब्लॉक सिस्टम में नंबर ऑफ इक्वेशंस आपको हमेशा कम मिलेंगी।
और नंबर ऑफ अननोन्स हमेशा ज्यादा रहेंगे। तो इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक छुपा होता है, कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। एक एक्स्ट्रा इक्वेशन चाहिए आपको, थर्ड इक्वेशन चाहिए। तो वो थर्ड इक्वेशन कौन सी हो सकती है? देखिए थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, क्योंकि अभी तो ये सॉल्व नहीं होने वाला। तो देखिए थर्ड इक्वेशन दो तरीके से हो सकती है। थर्ड इक्वेशन ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, इसीलिए इसको कभी आप जनरलाइज नहीं कर पाओगे। थर्ड इक्वेशन क्या होगी, वो जनरलाइज नहीं हो सकती है। तो थर्ड इक्वेशन क्या होगी, वो ये हो सकती है, या तो A1 बराबर A2 है, मतलब कि ये दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहे हैं, या तो थर्ड इक्वेशन ये होगी, या फिर थर्ड इक्वेशन में फ्रिक्शन की वैल्यू को आप म्यू इंटू एन पुट कर देंगे, मतलब कि काइनेटिक मान लेंगे उसको। ये दो में से एक इक्वेशन आपको चाहिए होती है। इन दो में से या तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी A1 इक्वल टू A2, या फिर आपको मिलेगा फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एन। लेकिन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हमको ये होती है कि एडवांस में ये नहीं पता होता ना, हमें क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ये चीज नहीं मालूम होती है कि हमारी तीसरी इक्वेशन A1 बराबर A2 है या फिर F बराबर म्यू इंटू एन है। ये दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे, आपके दोनों बातें एक साथ नहीं आएंगी। भाई आपके वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? फ्रिक्शन वेरिएबल है, A1 वेरिएबल है, A2 वेरिएबल है, तीन वेरिएबल्स हैं। तीन वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए इन्हीं तीन वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन चाहिए होगा। सिंपल सा आप बात समझो, वेरिएबल्स हैं फ्रिक्शन A1 A2, तो आपको मैथ के हिसाब से इन तीनों को सॉल्व करने के लिए इन्हीं तीन वेरिएबल्स को लेकर के तीन इक्वेशन चाहिए। बट तो तीन इक्वेशंस में सिर्फ ये दो पॉसिबिलिटी बचती है कि या तो A1 और A2 में एक रिलेशन हो, तो A1 और A2 में एक रिलेशन यही बन सकता है कि वो साथ साथ चल रहे हैं, या फिर अगर A1 और A2 में रिलेशन नहीं है तो फिर फ्रिक्शन को म्यू इंटू एन होना पड़ेगा, और हमें यही चीज न्यूमेरिकल में चेक करनी पड़ती है। सॉल्यूशन नहीं बता रहे हैं आपको, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि हम लोग प्रॉब्लम में स्टक कहां पर कर जाते हैं, फंसते कहां पर हैं। तो अब हमें ये डिसीजन लेना है कि हम थर्ड इक्वेशन क्या रखें, आइदर A1 इक्वल टू A2 मेरी थर्ड इक्वेशन होगी, या फिर F इक्वल टू म्यू इंटू एन। इसमें सर कंस्ट्रेंट ऑफ कांटेक्ट की जो आपने बताई थी, तीन इक्वेशन जो बन सकती हैं अलग अलग, मतलब तीन जो बना सकते हैं सर, वो क्यों नहीं लगा सकते इसमें? कंस्ट्रेंट ऑफ कांटेक्ट किस चीज का कांटेक्ट बताइए यहाँ पर? ब्लॉक सर ये दो ब्लॉक के बीच में तो रहेगा ना सर हमेशा? क्या चीज? सर कांटेक्ट तो रहेगा ही इसमें, तो सर वो जी देखिए ठीक है, कांटेक्ट में रहेगा तो उससे कोई कंस्ट्रेंट क्या है? 2 किलोग्राम बॉडी पर क्या ऐसी रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है आपने? ठीक है, 2 किलोग्राम बॉडी 5 किलोग्राम बॉडी के कांटेक्ट में है मान लिया, तो उससे उसका मतलब उस पर बंदिशें क्या लगा रहे हो आप? कंस्ट्रेंट का मतलब होता है उसको रोका जाए, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाए, लिमिटेशंस लगाई जाए। तो ऐसा क्या लगा दिया हमने? क्या 2 किलोग्राम बॉडी चल नहीं सकता? क्या 2 किलोग्राम बॉडी और 5 किलोग्राम बॉडी अलग अलग करके नहीं चल सकते? ऐसा नहीं हो सकता कि 5 किलोग्राम बॉडी अलग एक्सेलरेशन पे चले, 2 किलोग्राम अलग एक्सेलरेशन पे चले। ऐसा जिसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं है एक्चुअली। कंस्ट्रेंट सिर्फ इतना है कि 2 किलोग्राम बॉडी डाउनवर्ड नहीं जा सकता, ये कंस्ट्रेंट कह सकते हो। डाउनवर्ड इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि नीचे 5 किलोग्राम की बॉडी के ऊपर रखा उसको आपने, तो वो 5 किलोग्राम को पेनिट्रेट करके नहीं जाएगा। ऐसा और कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। स्ट्रिंग वगैरह होती तो एक बार को मानते हैं, अगर स्ट्रिंग वगैरह होती ना तो हम मान लेते हैं, इसमें अभी कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। ठीक है सर, ठीक। हाँ बच्चा सुनो इसको, बाकी लोग भी सुनिएगा। 2 ब्लॉक सिस्टम या 3 ब्लॉक सिस्टम्स में आप इक्वेशन जब सेटअप करने जाओगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो दो इक्वेशन या 3 इक्वेशन, डिपेंड करता है कितने ब्लॉक्स है आपके पास। जितने ब्लॉक्स होंगे उतनी इक्वेशन तो आपको F इक्वल टू ma से मिल जाएगी। एक और इक्वेशन चाहिए होती है, और वो इक्वेशन जनरली यही दो होती हैं कि या तो A1 और A2 बराबर है, या फिर F इक्वल टू म्यू एन है। लेकिन हमें प्रॉब्लम हमारी ये है कि ये चीज हमको पहले से मालूम नहीं होती है कि इनमें से कौन सा होगा, तो हम हिट एंड ट्रायल अप्रोच पे चलते हैं। हम लोग यहाँ पर हिट एंड ट्रायल अप्रोच पे चलते हैं। इसमें बता रहे कैसे करते हैं, इसमें देखो। ठीक है चलो, तो पहले आप ये बताओ, क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, मतलब थोड़ा टाइम लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, बट डिस्कशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज इस क्वेश्चन का सोल्यूशन तुमको हर जगह मिल जाएगा भाई, बुक्स में मिल जाएगा, मतलब 50 वीडियोस है जहां पर आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। मैं डायरेक्ट सोल्यूशन पे जाना ही नहीं चाहता, मैं बेसिकली उसके रूट में जाना चाहता हूं कि आपको ये बात समझ में आए कि 2 ब्लॉक सिस्टम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है हमारे लिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है नंबर ऑफ इक्वेशंस लेस हैं और नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा हैं, ये इसका प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करा जाता है? क्योंकि थर्ड इक्वेशन में
दो ऑप्शंस हैं आपके पास, तो थर्ड इक्वेशन के नाम पर अगर दो ऑप्शंस हैं तो मुझे कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए ये कोई बताने वाला नहीं होता। तो गलती क्या होती है, कुछ लोग a1 इक्वल टू a2 मान के सॉल्व कर देते हैं, पता चला गलत हो गया, या कुछ लोग f इक्वल टू म्यू इंटू एन लेके सॉल्व कर देते हैं, वो भी गलत हो गया। इसको कैसे कंफर्म करना है देखिएगा। तो नाउ हाउ टू डिसाइड द थर्ड इक्वेशन। आप लोग यस एंड नो कर दे तो आगे बढ़े, मतलब अगर यहाँ तक कोई डाउट ना हो तो आगे बढ़ जाऊं मैं कि तीसरी इक्वेशन डिसाइड करने का तरीका क्या होता है। सर क्लियर है। ठीक है, चलिए Yes. तो हाँ, तो आप क्या करोगे, देखो दो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन दो है कि या तो तीसरी इक्वेशन a1 बराबर a2 है या फिर तीसरी इक्वेशन f बराबर म्यू एन है। तो आप क्या करते हो ना, हिट एंड ट्रायल अप्रोच पे एजम्पशंस पे चलते हो, एजम्पशंस पे थर्ड इक्वेशन के लिए एजम्पशन मानते हैं। तो देखो कैसे, हमने क्या किया, एजम्पशन माना, और हमने थर्ड इक्वेशन के लिए एजम्पशन ये माना कि a1 बराबर a2, ये मेरी थर्ड इक्वेशन है, ये मेरा एजम्पशन है। मुझे नहीं पता कि मेरी थर्ड इक्वेशन सही है कि नहीं, मतलब एक तरीके से आप थर्ड इक्वेशन गेस कर रहे हो। दो इक्वेशन तो कंफर्म है, तीसरी इक्वेशन पे आप तुक्का लगा रहे हो, गैम्बल है एक तरीके से, जुआ खेल रहे हो सकता है सही होगा, हो सकता है नहीं सही हो। तो हमने ये माना कि थर्ड इक्वेशन a1 बराबर a2 है। अब इसका सोल्यूशन लॉ क्या आता है, अगर आप ये मान लो कि a1 बराबर a2 है, तो अब इसका तरीका ये है कि फ्रिक्शन कैलकुलेट करते हैं कितना होगा फ्रिक्शन। तो फर्स्ट इक्वेशन से स्मॉल f बराबर 2a1, तो यहां से आपको a1 की वैल्यू मिल जाएगी f डिवाइडेड बाय 2 करके, और सेकंड इक्वेशन है कैपिटल F माइनस स्मॉल f बराबर 5a2, वहां से मुझे a2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, जब थर्ड इक्वेशन a1 बराबर a2 है तो a1 को लिख देंगे स्मॉल f बाई 2 और कैपिटल a2 को लिखेंगे कैपिटल F माइनस स्मॉल f डिवाइडेड बाय 5। ये मेरी तीसरी इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन, a1 इक्वल टू a2। और क्वेश्चन के पार्ट ए में, क्वेश्चन का जो मेरा पार्ट ए था जहां पर कैपिटल F की वैल्यू, क्वेश्चन के पार्ट ए की बात करो जहां कैपिटल F 28 न्यूटन है, तो हम 28 न्यूटन को रखते हैं यहाँ पर, यानी कि F/2 बराबर कैपिटल F की जगह 28 माइनस F डिवाइडेड बाय 5, और यहाँ से आप स्मॉल f की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके। तो मेरे ख्याल से 5f बराबर 56 माइनस 2f, एंड देन फ्रिक्शन की वैल्यू मिलेगी आपको 7f, उधर चला जाएगा, और 56/7 यानी कि 8 न्यूटन। ये आपका एजम्पशन था। अब आप इस एजम्पशन को कैसे श्योर करोगे कि आपका एजम्पशन सही था कि नहीं था, तो आप f की मैक्सिमम वैल्यू बताओ कितनी होगी, मतलब यहाँ पर आप वेरिफिकेशन कर रहे हो, आप वेरीफाई म्यू टाइम्स एन। हाँ, तो म्यू इंटू नॉर्मल फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। बट अब यहाँ पर कैसे होगा, तो म्यू यहाँ पर जो दे रखा है वो 0.6 है, नॉर्मल कोफिशिएंट 0.6 है। अच्छा, नॉर्मल भी यहाँ दो लगेंगे ना, एक नॉर्मल इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में लगेगा और एक नॉर्मल यहाँ ग्राउंड से भी लगेगा, फ्लोर से भी लगेगा। तो कौन से नॉर्मल को लीजिए, ब्लॉक के बीच वाला या ग्राउंड के बीच वाला? ब्लॉक के बीच वाला। ब्लॉक के बीच। ब्लॉक के बीच वाला, क्योंकि फ्रिक्शन ब्लॉक के बीच में है। तो फ्रिक्शन ब्लॉक के बीच में है तो नॉर्मल ब्लॉक वाला लेंगे, और ब्लॉक वाला नॉर्मल 2 किलोग्राम के वेट के बराबर हो जाएगा, तो 2 इंटू जी यानी 20। सो फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू यानी कि मैक्सिमम वैल्यू जो बनेगी वो 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू जी 20 यानी कि 12 न्यूटन। अब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 12 न्यूटन है, और आपने अपने एजम्पशन के बेसिस पर उसको कैलकुलेट कितना किया है, मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन की आप कैलकुलेशन कर रहे हो, कैलकुलेशन आपने करी है उसकी 8 न्यूटन की, और लॉ कहता है मैक्सिमम वैल्यू, मतलब जो फ्रिक्शन का लॉ कहता है कि वो मैक्सिमम 12 हो सकता है। तो क्या आपकी कैलकुलेशन पॉसिबल है या नहीं है, जो आपने कैलकुलेशन किया है? पॉसिबल है, पॉसिबल है ये कैलकुलेशन। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कहेंगे कि सिंस फ्रिक्शन जो कि हमने कैलकुलेट किया है, फ्रिक्शन कैलकुलेटेड इज लेस देन फ्रिक्शन मैक्सिमम, तो आप कह दीजिएगा कि जो आपने थर्ड इक्वेशन को गेस किया था वो बिल्कुल सही गेस था। दैट मीन्स एजम्पशन इज परफेक्टली राइट, एजम्पशन सही हो गया आपका, थर्ड इक्वेशन आपकी सही हो गई। इसलिए ये सारा काम किया जाता है क्वेश्चंस में। प्रॉब्लम थर्ड इक्वेशन के साथ है, थर्ड इक्वेशन दो हो सकती है, या तो a1 बराबर a2 होगा या फ्रिक्शन बराबर म्यू इंटू एन होगा। हमें पहले से नहीं मालूम था कि कौन सा होगा, तो हमने तुक्का मारा, एक तरीके से गेस किया कि चलो a1 बराबर a2 मान लेते हैं। अब उस गेस को कंफर्म कैसे करोगे कि जो तुक्का मारा वो सही मारा था? तो हमने कहा कि a1 बराबर a2 करके हमने फ्रिक्शन कैलकुलेट कर दिया, और बाद में वेरीफाई कर लिया कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है अगर वो मैक्सिमम वैल्यू से कम आ रही है तो
मतलब आपके एजम्पशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर फ्रिक्शन की कैलकुलेटेड वैल्यू फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा आ जाए तो मतलब आपने एजम्पशन गलत चूज किया था। तो इसको मैं और करके दिखाता हूं। अगर आप क्वेश्चन के पार्ट बी पे चलो, जहां पर फोर्स की मैंने अलग वैल्यू दी थी, पार्ट बी पर, क्वेश्चन के पार्ट बी पर कितना दिया था फोर्स, आप देखिए 42 न्यूटन। तो 42 न्यूटन कर देंगे यहाँ पर, जो कैपिटल एफ है इसकी जगह 42 कर दो आप। तो अब आप लिखोगे एफ बाई टू इक्वल टू 42 माइनस एफ डिवाइडेड बाई 5, और इसको भी ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। और ये अगर आप मल्टीप्लाई करके वेरीफाई करना तो फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी 12 न्यूटन। ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। क्या ये सही है? क्या ये चीज आपका एजम्पशन सही है? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू आप ऑलरेडी देख चुके हो 12 न्यूटन की, और आप कैलकुलेट भी 12 न्यूटन कर रहे हो। बोलिए। सही है सर। मतलब हमारा एजम्पशन अगेन करेक्ट हो गया इस समय भी। एजम्पशन है क्या कि A1 बराबर A2, सो एजम्पशन इज ओके, करेक्ट। ऑब्वियसली अगर आप पार्ट सी पे जाओगे ना, तो पार्ट सी पर क्या होगा, कैपिटल एफ 56 न्यूटन है, तो आप लिखोगे एफ अपॉन टू इक्वल टू 56 माइनस एफ डिवाइडेड बाय 5, और इससे जब फ्रिक्शन कैलकुलेट करेंगे इसको लेकर के, तो मेरे ख्याल से 16 न्यूटन आ रहा है कैलकुलेटेड वैल्यू। अब 16 न्यूटन का फ्रिक्शन तो कैलकुलेट करके जो ला रहे हो वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एफ की मैक्सिमम वैल्यू जब म्यू इंटू एन से 12 न्यूटन आ रही है, 12 न्यूटन, तो आप कैलकुलेट 16 न्यूटन कैसे कर सकते हो? और वो कैलकुलेशन आपने किसी एजम्पशन से किया है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो आपकी कैलकुलेशन है वो एक लॉ को डिस्टर्ब कर रही है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा आपने कैलकुलेट कर दिया है। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि A1 इज नॉट इक्वल टू A2, ये कंफर्म हो गया, क्योंकि यही मान करके आपने कैलकुलेशन करा था। तो जब A1 इज नॉट इक्वल टू A2, सो थर्ड इक्वेशन इज नाउ, अब आप कह सकते हो कि थर्ड इक्वेशन इज F इक्वल टू म्यू एन, ये आपकी थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। तो कुछ न्यूमेरिकल्स में वो सब डिपेंड करता है कि कैपिटल एफ की वैल्यू क्या है आपकी, डिपेंड इस पे करेगा कि आप यहाँ कितना फोर्स लगा रहे हो, उसके हिसाब से थर्ड इक्वेशन कुछ न्यूमेरिकल्स के लिए A1 इक्वल टू A2 होती है, और कुछ न्यूमेरिकल्स के लिए F इक्वल टू म्यू एन होती है। दो इक्वेशन तो हमेशा फिक्स रहेंगी आपकी, ये दो इक्वेशन तो सारे न्यूमेरिकल्स में सेम चलेंगी, बट तीसरी इक्वेशन की वैल्यू, तीसरी इक्वेशन कौन सी होगी वो डिपेंड करता है कि आप कैपिटल एफ कितना सेलेक्ट कर रहे हो, आप कैपिटल एफ की वैल्यू क्या ले रहे हो। तो थर्ड इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या बनेंगे? इसका मतलब अगर आपको तीसरे इक्वेशन के आंसर देने, थर्ड पार्ट के आंसर देने हो, तो थर्ड पार्ट के लिए हमारे तीन इक्वेशंस कौन कौन सी हो गई? फर्स्ट इक्वेशन F इज इक्वल टू 2A1, ठीक, तो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ उसकी। फर्स्ट इक्वेशन हो गई F बराबर 2A1। सेकंड वाला था कैपिटल F जो कि 56 दे रखा है, माइनस फ्रिक्शन F बराबर 5A2, और F इक्वल टू म्यू एन, ये तीसरी इक्वेशन जिसमें म्यू इंटू एन की वैल्यू 12 है। तो आप फ्रिक्शन को 12 यहाँ रख दो फर्स्ट इक्वेशन में, 12 इक्वल टू 2A1, A1 की वैल्यू 6 आ जाएगी, और उसी F को 12 सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो 56 माइनस 12 इक्वल टू 5A2, वहां से आपको A2 की वैल्यू मिलेगी। तो ये तो मेरा एक फर्स्ट एग्जाम्पल था, डिस्कशन वाला एग्जाम्पल था, आगे में इतना टाइम नहीं देंगे। अब आप मुझे बताओ कि आपको इसमें से क्लियर क्या हुआ है, मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि हमने क्या क्या वर्किंग करी है यहाँ पर इस टाइप के न्यूमेरिकल में, क्योंकि जो चीज आप यहाँ लर्न कर लेंगे एक बार, वही चीज बार बार काम आएगी। इसमें टाइम लगा, पर पहला एग्जांपल है इसलिए टाइम लग रहा है मेरे को, आपको भी लगेगा समझने में कि 2 ब्लॉक सिस्टम्स में और 3 ब्लॉक सिस्टम्स में या फिर 4 ब्लॉक सिस्टम्स में लॉजिक क्या है। सबसे पहले तो आप फ्रिक्शन की सही डायरेक्शन दिखाए, नंबर 1। नंबर 2, जितने ब्लॉक्स हैं उन सब को आप लेकर के F इक्वल टू एम ए की इक्वेशन सेटअप कर दो। जितने भी ब्लॉक्स आपके सामने हैं उनके लिए F इक्वल टू एम ए लगाइए। और नंबर 3 पे आते हैं कि अब आप तीसरी इक्वेशन को क्या लिखेंगे। वहां पर दो चॉइसेस हैं, थर्ड इक्वेशन में हमेशा आपके सामने दो चॉइस होगी, एक चॉइस A1 इक्वल टू A2 की होगी, और एक चॉइस F इक्वल टू म्यू इंटू एन की होगी। बट क्योंकि हम लोग श्योर नहीं है कि इनमें से कौन सा चॉइस हमें चाहिए, तो हम लोग पहले चूज करते हैं A1 इक्वल टू A2 वाले को, और इस चॉइस के बेसिस पर A1 इक्वल टू A2 को सेलेक्ट करके इस चॉइस के बेसिस पर आप कैलकुलेट करते हो कि फ्रिक्शन की क्या वैल्यू बन रही है। उसके बाद आप कंफर्म करते हो कि फ्रिक्शन की जो वैल्यू बनाई है आपने, जो कैलकुलेट की है फ्रिक्शन की वैल्यू, उसको कंफर्म करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा आ रही हो,
क्योंकि अगर आपने फ्रिक्शन की वैल्यू जो कैलकुलेट की वो फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा है, इसका मतलब आपका जो ये चॉइस था A1 इक्वल टू A2, ये एक बैड चॉइस था। करेक्ट चॉइस होना चाहिए था F इक्वल टू म्यू एन। और अगर फ्रिक्शन की कैलकुलेटेड वैल्यू म्यू इंटू एन से कम आ रही है, इसका मतलब आपने सही चॉइस लिया था कि थर्ड इक्वेशन A1 बराबर A2 होगी। आई बात समझ जी? सर अगर हम लोग को कंफ्यूज करने के लिए अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि जिसमें स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट और काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट दोनों दिया हुआ है, और सर एफ की वैल्यू इस तरह से दे दी कि मतलब काइनेटिक से ज्यादा आ रही है उसकी वैल्यू, कोई दिक्कत और नहीं, अभी स्टैटिक नहीं बता रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ, अभी मैं कर देता हूँ, अभी अलग अलग करके ले लेते हैं। चलो मैं अभी अलग अलग करके ले लूंगा। मुझे सिर्फ आप ये बताओ, अभी तक आपको इतना पोर्शन समझ में आया या नहीं आया, वो जो अभी बताया मैंने? यस सर। है ना? ये तो अभी कुछ वर्किंग करते हैं। आप निश्चिंत रहो, आज का पूरा लेक्चर खत्म होते होते आपका ये 2 ब्लॉक सिस्टम कंप्लीट खत्म करेंगे, आप गारंटीड है। अभी ये क्वेश्चन है, देखो जैसे इसमें ऊपर वाले ब्लॉक पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, मैं आपको यहीं पर कर देता हूँ मैं आपके डाउट को यहीं खत्म कर देता हूँ ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मान लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.6 है और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के जो है वो 0.4 है मान लेते हैं। दोनों को इसी न्यूमेरिकल में डील कर लेते हैं, ठीक है उससे प्रॉब्लम नहीं आता बच्चा, लॉजिक सही है तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए अब जल्दी जल्दी काम करते हैं यार। पहले स्टेप पर आपको फ्रिक्शन की डायरेक्शन दिखानी है, तो जो 4 किलोग्राम बॉडी है उस पर फ्रिक्शन दिखाओगे पहले, मतलब जिस पर आप फोर्स जिस पर आप बाहर से पुल कर रहे हो, जिस पर आपका एक्सटर्नल पुलिंग फोर्स लगाया हुआ है, उसका फ्रिक्शन जो होगा वो उसको अपोज करेगा। यानी कि 4 किलोग्राम बॉडी पर फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट साइड डायरेक्शन में दिखा दो, और उसका एक्शन एंड रिएक्शन लॉ के हिसाब से 3 किलोग्राम बॉडी पर फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिखाएंगे। हम ये मानते हैं कि 4 किलोग्राम बॉडी का एक्सेलरेशन A1 आएगा और 3 किलोग्राम बॉडी का एक्सेलरेशन A2 आएगा, ये मैंने माना है। इक्वेशन सेटअप करेंगे तो जो ऊपर 4 किलोग्राम की बॉडी है उसके लिए इक्वेशन हो जाएगी कैपिटल F माइनस फ्रिक्शन F बराबर 4A1, और नीचे वाले बॉडी के लिए इक्वेशन बन जाएगी F बराबर 3A2। अब आप समझ में आया इतना जल्दी हम यहाँ तक कैसे आ गए? इन दो इक्वेशंस को पिछले एग्जांपल में 10 मिनट लग गया मेरे को। अभी आप समझ में आ गया ना कि एक एग्जांपल आपने समझ लिया है, तो ये दो तो आप फास्ट कर सकते हो, विद इन 1 मिनट हो जाएगा। ये इक्वेशंस बना लेंगे यस जल्दी सर। से, है ना? यस सर। अब थर्ड इक्वेशन के लिए आपको एजम्पशन पे जाना पड़ेगा। फॉर द थर्ड इक्वेशन आप एजम्पशन कैरी करें। पहला एजम्पशन क्या कैरी करें कि A1 बराबर A2 है, और इस एजम्पशन से आप फ्रिक्शन को कैलकुलेट करें। A1 बराबर A2 करके जरा आप कैलकुलेट करें कि फ्रिक्शन की क्या वैल्यू आएगी। सबसे पहले आप ए वाले पार्ट को सॉल्व करिए। चलिए पार्ट ए में, कि पार्ट ए में अगर चलते हैं, पहला वाला पार्ट है अगर मान लो, तो उसमें आप ही लोग बता दो A1 अगर A2 के बराबर है और कैपिटल F 28 है, तो स्मॉल f कितना आएगा, यानी कि फ्रिक्शन कितना आएगा? 12 बनी सर, राइट। ये आपने कैलकुलेट किया है, इसको फ्रिक्शन आपने 12 कैलकुलेट किया है, इक्वेशन से कैलकुलेट कर रहे हो ना। और अगर हम लॉ यूज करें, फ्रिक्शन का लॉ लगा दे, तो आप बताओ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? लॉ कहता है कि म्यू इंटू एन होना चाहिए। अब यहाँ पर म्यू एस होना चाहिए आपके सामने, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन होना चाहिए। तो म्यू एस एन के हिसाब से चलेंगे तो आप देख लो 0.6 और नॉर्मल दोनों ब्लॉक्स के बीच वाला लेंगे, यानी कि यहाँ वाला नॉर्मल जो 4 किलोग्राम पे लगेगा। तो 0.6 इंटू 4 किलोग्राम बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स देखोगे 40, यानी कि उस हिसाब से फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू बन रही है वो कितनी बन रही है? 24 न्यूटन। सही है चीज? यस सर। यस सर। तो मतलब आपका एजम्पशन गलत है कि सही है? सर सही है। देख लो, बाकी लोग भी देख लो। आपने ठीक है, सही। आपने एजम्पशन लिया है A1 बराबर A2, फ्रिक्शन आया 12 न्यूटन कैलकुलेशन से, और उसकी लिमिट है 24 न्यूटन की। इसका मतलब आपने बिल्कुल सही एजम्पशन कैरी किया हुआ है। सो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपका पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब आपके आंसर्स क्या लिखे जाएंगे? क्या आंसर लिखेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए? अगर आपको आंसर देने हो तो फर्स्ट पार्ट के आंसर्स क्या होंगे? दैट फ्रिक्शन की वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की है वो वाली रखनी है आपको 12 न्यूटन, और A1 बराबर A2, बट कितना? A1 बराबर A2 तो होगा, लेकिन कितना होगा? तो आप किसी, चाहे इक्वेशन 1 को यूज कर लो, चाहे इक्वेशन 2 को यूज कर लो। इक्वेशन 2 को यूज कर लो, F की 4 वैल्यू into 12। सर 4। बस खत्म हो गया आंसर। चलिए बी पार्ट पे चलिए, 56 पर कैपिटल F 56 है, तब भी प्रोसेस यही रहेगा। मैं बात कर रहा हूँ आपको, देखो पहली दो इक्वेशन आपके फिक्स्ड है,
इनमें इनमें प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। हर न्यूमेरिकल में आपको ये इक्वेशंस लिखनी है। कैपिटल एफ के हिसाब से इसके आगे में प्रॉब्लम आती है, लेकिन उसको प्रोसीड करने का तरीका वही रहेगा कि आप हमेशा a1 बराबर a2 को एज्यूम करिए, एज्यूम दैट a1 बराबर a2। लेकिन आप कैलकुलेशंस क्या करेंगे? अगर हम बी पार्ट पे चले, देखो पार्ट बी, तो पार्ट बी के हिसाब से कैपिटल एफ 56 यानी कि 56 माइनस एफ बराबर 4a1 और स्मॉल एफ बराबर 3a2, लेट a1 बराबर a2। अब कैलकुलेट करो एफ कितना आ रहा है, एफ की वैल्यू 24 न्यूटन। 24, ये कैलकुलेटेड है, तो ये भी सही है बिकॉज कैलकुलेटेड वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू सेम आ रही है। इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, एजम्पशन फिर सही हो गया आपका। इसका मतलब बी पार्ट का आंसर आएगा फ्रिक्शन बराबर 24 न्यूटन। और इसके लिए भी आप कहोगे a1 बराबर a2 इक्वल टू सेकंड इक्वेशन में फ्रिक्शन को 24 करके 8 आंसर आ जाएगा इसका। अब थर्ड पार्ट पे आ जाओ, थर्ड पार्ट सी पर आ जाओ। तो पार्ट सी पे जब जाएंगे तो हमारी इक्वेशंस, बस एफ की वैल्यू तो बदलनी है आपको। 84 लिखना है यहाँ पर, 84 माइनस एफ बराबर 4a1 और स्मॉल एफ बराबर 3a2। फिर काम वही करना है आपको, लेट a1 बराबर a2 और फिर आपको एफ निकालना है। सब कुछ वही प्रोसेस। 36 न्यूटन कैलकुलेटेड वैल्यू। क्या ये पॉसिबल है? कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा हो गई है। नो सर। तो इसका मतलब ये हो गया कि a1 इज नॉट इक्वल टू a2। तो थर्ड इक्वेशन गलत हो गई आपकी, कोई बात नहीं। a1 इज नॉट इक्वल टू a2। जब a1 इज नॉट इक्वल टू a2 सो थर्ड इक्वेशन जो होगा वो f इक्वल टू μ1 हो जाएगा। दोनों में से एक ही होना है, या तो a1 इक्वल टू a2 होगी थर्ड इक्वेशन, या फिर f इक्वल टू μ1 होगी। तो क्योंकि या लगा है ना, ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शंस में श्योरिटी तो है नहीं मेरे पास, तो हिट एंड ट्रायल अप्रोच बोलते हो कि चलो a1 को a2 के बराबर मान करके सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि जो सोल्यूशन है वो वैलिड सोल्यूशन है कि इनवैलिड सोल्यूशन है। तो a1 को a2 के बराबर माना, फ्रिक्शन को सॉल्व किया, मैक्सिमम वैल्यू से चेक किया उसको, अगर कम है तो वैलिड है और ज्यादा है तो इनवैलिड है। इनवैलिड हो गया कोई बात नहीं, थर्ड इक्वेशन हमारी a1 बराबर a2 नहीं रहेगी। अब तो हम थर्ड इक्वेशन बदल देंगे ना, थर्ड इक्वेशन में कह देंगे f बराबर μn है, बट कौन सा म्यू लगाएंगे? अब आप लिखोगे म्यू के, काइनेटिक। तो इसका मतलब कितना लिखेंगे? इसका मतलब f इक्वल टू म्यू के इंटू एन, 0.4 और नॉर्मल 4, यानी कि फ्रिक्शन को आप रखेंगे 16 न्यूटन। ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन। अब आप बता दो क्या होगा। फर्स्ट इक्वेशन ये है 84 माइनस एफ बराबर 4a1, सेकंड इक्वेशन है f बराबर 3a2 और थर्ड इक्वेशन है f बराबर 16। आप इस f की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर लो और इस f की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि फ्रिक्शन की वैल्यू लिखी जाएगी 16 न्यूटन, a2 की वैल्यू हो जाएगी 16 डिवाइडेड बाय 3 अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और a1 की वैल्यू हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन में f की जगह जब 16 करेंगे तो 84 माइनस 16 एंड डिवाइडेड बाय 4, 17 आ रही है। ये आंसर है इसके। कुछ कुछ प्रोसेस समझ में आ रहा है यार कि नहीं? तो अभी धीरे धीरे और एग्जांपल्स करेंगे। बता जी, इक्वेशंस बनाइए और तीसरे इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन पे भगवान का नाम लेकर के आप मान लो कि a1 बराबर a2 आएगा। चेक कर लेते हैं, कभी कभी किस्मत खराब होती है कि वो अजम्पशन गलत हो जाता है आपका, बट थोड़ा तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा इन क्वेश्चंस में। इसी एजम्पशंस को की वजह से ना ये क्वेश्चंस लोगों को डिफिकल्ट लगते हैं कि जितनी बार भी करा दो उनका कहना होता है कि सर 2 ब्लॉक सिस्टम 3 ब्लॉक सिस्टम समझ ही नहीं आता। तो समझना है नहीं ना, क्योंकि थर्ड इक्वेशन को रिस्क पे सॉल्व कर रहे हो आप एजम्पशन के बेसिस पर। अगला एग्जांपल देखिए, स्टैक ऑफ 3 ब्लॉक्स। अभी फिलहाल ग्राउंड को स्मूथ रख के चल रहे हैं यार। 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 7 किलोग्राम की 3 बॉडीज है। 10 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है नीचे वाली बॉडी पर। फ्रिक्शन कोफिशिएंट मेंशन्ड है। ऊपर के दोनों ब्लॉक्स के बीच में 0.2 है और नीचे के दोनों ब्लॉक्स के बीच में 0.3 है और ग्राउंड को स्मूथ रखा है मैंने। क्वेश्चन सेम है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स। चलिए कैसे चलते हैं आगे, देखो। स्टेप 1 पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन, स्टेप 1 फ्रिक्शन की डायरेक्शन। सबसे पहले 7 किलोग्राम बॉडी, 7 किलोग्राम बॉडी पर आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा करके डिस्टर्ब कर रहे हो, तो 7 किलोग्राम बॉडी पर फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड। ठीक, इसको आप F1 फ्रिक्शन 1 मान लें। और ये फ्रिक्शन 3 किलोग्राम की बॉडी की वजह से आएगा, तो एक्शन एंड रिएक्शन लॉ लगेगा, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ।
और इस फ्रिक्शन का अपोजिट फ्रिक्शन 3 किलोग्राम बॉडी पर फॉरवर्ड। अब आप 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम बॉडी को पर फोकस करिए, 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम पर फोकस करें। तो नाउ 3 किलोग्राम बॉडी इज डिस्टर्ब्ड बाय द फ्रिक्शन F1। ये जो की पॉइंट है ना, वो की पॉइंट काम करता रहेगा अगर आप उसको सही से समझ गए तो। मतलब प्रॉब्लम ये भी होती है कि लैंग्वेज को प्रॉपरली समझा जाए। देखिए बार बार आपसे कहा जा रहा है कि ब्लॉक विच इज डिस्टर्ब्ड मतलब ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड इज अपोज्ड बाय द फ्रिक्शन। तो सबसे पहले हमने किसको डिस्टर्ब किया? तो सबसे पहले तो हमने इस 7 किलोग्राम को डिस्टर्ब किया। तो दिस 7 किलोग्राम बॉडी इज अपोज्ड बाय फ्रिक्शन। और इस फ्रिक्शन का काउंटर पेयर एक्शन रिएक्शन के हिसाब से 3 किलोग्राम की बॉडी के ऊपर फॉरवर्ड हो गया। नाउ आप 2 और 3 किलोग्राम की बात करें तो 2 और 3 किलोग्राम की बॉडीज में 3 किलोग्राम बॉडी इज नाउ डिस्टर्ब्ड बाय द फ्रिक्शन F1 इज डिस्टर्ब्ड बाय द फ्रिक्शन F1। सो अब 2 किलोग्राम वाले बॉडी की तरफ से 3 किलोग्राम बॉडी को अपोज किया जाएगा अगेंस्ट F1 बाय द फोर्स ऑफ F2 और उसका रिएक्शन 2 किलोग्राम बॉडी पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है या नहीं क्लियर है बताइए? सर नहीं ये नहीं क्लियर है। कहाँ पर? सर ये डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन नहीं समझ में आ रहा सर कैसे, मतलब देखिए इधर वाला सर ठीक है, लेफ्ट साइड वाला समझ में आ रहा है सर, जो राइट साइड वाला बता रहे हैं सर पेयर में आते सर वो समझ में नहीं आ रहा है। नहीं देखो, पहली बात तो फोर्स हमेशा इंटरेक्शन है, इस बात को समझिएगा। और कभी भी आप अगर ये कहते हो कि एक बॉडी के ऊपर फोर्स है तो ये 100% उस फोर्स को लगाने वाला कोई ना कोई तो होगा ही। तो मैं स्टार्ट यहाँ से कर रहा हूँ, मैं फिर से एक बार कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से ये कर दे रहा हूँ कि ये जो यार एक मिनट, सॉरी, ये देखो अब मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले 7 किलोग्राम बॉडी पर फोर्स लगाई। मैं लिख दे रहा हूँ आपको, मैं लिख दे रहा हूँ, उसको समझो। सबसे पहले किसको डिस्टर्ब किया गया आप ये बताओ? फर्स्ट डिस्टरबेंस किसको दी गई है? डिस्टरबेंस का मतलब होता है फोर्स लगाना। 7 kg को। तो 7 किलो, तो जिसको आपने डिस्टर्ब किया इसको अपोज करो आप, है ना, जिस 7 किलोग्राम, तो 7 किलोग्राम बॉडी अपोज्ड बाय फ्रिक्शन हो गया, अपोज्ड बाय फ्रिक्शन। और इसी वजह से जो 7 किलोग्राम बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन है वो लेफ्ट साइड डायरेक्शन में दिखा रहे हो। ये जो F1 दिखा रहे हो, ये 7 किलोग्राम बॉडी पर फ्रिक्शन लग रहा है, 7 किलोग्राम पर लग रहा है, लेकिन लगाने वाला कौन है इसको? मतलब अगर आपसे 3 पूछे kg वाला। 3, तो 3 किलोग्राम 7 किलोग्राम वाली बॉडी पर लेफ्ट फ्रिक्शन लगा रहा है। अब आएगा न्यूटन थर्ड लॉ। सो बाय थर्ड लॉ बेसिकली आप ये कह रहे हो कि बाय थर्ड लॉ फ्रिक्शन ऑन 3 किलोग्राम, मैं बोल भी रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ, दोनों तरीके से देखिएगा, फ्रिक्शन ऑन 3 किलोग्राम बॉडी इज फॉरवर्ड। ये बात समझ में आई आपको? ये बात समझ में आई कि 3 किलोग्राम पर फ्रिक्शन अच्छा फॉरवर्ड किया? जी सर ठीक। न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो हो रही है। जी सर जी। अब क्या करेंगे? अब तो अब आप 2 kg और 3 kg को पर फोकस करो, 2 kg और 3 kg, इनमें से किसको डिस्टर्ब कर दिया गया? 3। तो नाउ 3 kg इज डिस्टर्ब। किसकी वजह से? ये किसकी वजह से डिस्टर्ब हो गया यहाँ पर? सर 10 न्यूटन की वजह से नीचे वाला। नहीं, उसकी वजह से नहीं हो रहा। 10 न्यूटन नहीं कहाँ लगा? नहीं सर F1 जो पीछे ऐड कर रहा है 3 kg पे उसकी वजह से। ये F1 की वजह से डिस्टर्ब हुआ। तो जब ये F1 की वजह से डिस्टर्ब हुआ तो ये अपोज हो जाएगा, अपोज्ड बाय, इसको आप अपोज कर दें बाय फ्रिक्शन ऑफ 2 किलोग्राम। और इसीलिए कह रहा हूं कि 2 किलोग्राम की बॉडी 3 किलोग्राम बॉडी के ऊपर लेफ्ट साइड पर फोर्स लगाएगी फ्रिक्शन का F2, और उसका एक्शन एंड रिएक्शन लॉ के हिसाब से ऊपर के 2 किलोग्राम बॉडी पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन राइट साइड होगी। फिर बताओ अगर समझ में आया हो तो बता दे भी। आ गया सर आ गया। बाकी सभी को मतलब अगर कोई है तो अभी बता दो, अगर आपको डायरेक्शंस को लेकर के कोई भी कंफ्यूजन है, क्योंकि यहाँ भाई पहला स्टेप गलत हुआ फिर तो आप गलत ही आएगा ना, एंड रिजल्ट गलत ही है ना आपको। सर ये आ गया। है ना बच्चा, सभी को कोई डाउट हो तो चलिए। अब नहीं बोल रहे हो इसका मतलब आप लोग सर ऐसे भी देख सकते हैं ना कि जैसे जिस ब्लॉक की जिस तरफ मूव करने की टेंडेंसी होगी उसके उल्टा। हाँ वैसे ये वही चीज है बच्चा, वही चीज है, आप जो बोल रहे हो वही चीज है। हमने उसको बस लिखा है इस तरीके से कि आप फ्रिक्शन की सीक्वेंसिंग ऐसे रखिएगा, सबसे पहले जिस पर फोर्स आपने लगाई है वहां से स्टार्ट किया करो। अच्छा अब क्या करेंगे ना, इक्वेशन सेटअप करेंगे। देखो अब इक्वेशन सेटअप करेंगे।
तो मैं लिख नहीं रहा, बट वर्बली आप समझो कि इक्वेशंस बनानी है। तो मैं ये मानता हूं कि जो 2 किलोग्राम बॉडी है इसका एक्सेलरेशन a1 है, 3 किलोग्राम बॉडी का एक्सेलरेशन a2 है और 7 किलोग्राम बॉडी का एक्सेलरेशन a3 है, ये मान के चल रहा हूँ। तो मेरी इक्वेशंस ये बनेगी कि F2 बराबर 2a1 फर्स्ट इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन बनेगी F1 माइनस F2 बराबर 3a2 सेकेंड इक्वेशन, और थर्ड इक्वेशन बनेगी 10 माइनस F1 इक्वल्स टू 7a3। क्या ये इक्वेशंस क्लियर हैं आपको? यस यस सर। ठीक है, अब आप देखो अननोन्स कितने हैं, a1 a2 a3 3, उसके अलावा F1 F2 5, तो 5 अननोन्स 3 इक्वेशंस, कैसे सॉल्व करोगे इसको? सॉल्व कैसे करोगे? फिर प्रॉब्लम आ गई ना भाई। सर पहले एक केस ले ले, a2 इज इक्वल्स टू a3, और जैसे सॉल्व ना करते ना हैं बच्चा, सुनो 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 ध्यान से सुनो, आप मेरी प्रॉब्लम समझो, मेरी नहीं, मतलब न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम समझो। हुआ हो क्या रहा हमारे सामने ऐसी क्या सिचुएशन पड़ी हुई है कि आपको पांच वेरिएबल सॉल्व करते हैं और 3 इक्वेशन देके छोड़ दिया जा रहा है। तो आपको 2 और इक्वेशन चाहिए, समझ पाए बच्चा? कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए ना। और यस सर। जी सर। तो हम 2 इक्वेशन कौन से लाएंगे? फिर से वही चीज आएगी कि या तो वो 2 इक्वेशन ये हो जाए, 2 इक्वेशन चाहिए और आपको, तो वो 2 इक्वेशन क्या हो सकती हैं? a1 इक्वल टू a2 फोर्थ इक्वेशन, a2 इक्वल टू a3 फिफ्थ इक्वेशन, या फिर f1 और f2 को म्यू इंटू n करा जाए। यही दो प्रॉब्लम हमेशा खड़ी रहेंगी आपके सामने, कि या तो आप वो 2 इक्वेशंस ऐसे ले आओ कि f1 को म्यू इंटू n कर दें, f2 को म्यू इंटू n कर दें, या तो ये कर दो, या फिर a1 a2 और a3 को लेकर के आप 2 इक्वेशन बनाओ। अदरवाइज कोई नहीं सॉल्व कर सकता ना न्यूमेरिकल्स को। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि लेट a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a3, मतलब ये 2 इक्वेशंस हैं, a1 इक्वल टू a2 मेरी फोर्थ इक्वेशन हो गई और a2 इक्वल टू a3 मेरी फिफ्थ इक्वेशन हो गई। क्योंकि जब आपको इक्वेशंस में फंस जाओ तो पहले आप यही मानो, पहले आप एक्सेलरेशंस को लेकर के इक्वेशंस को गेस करना होता है आपको कि लेट a1 बराबर a2 बराबर a3। दो से काम नहीं चलेगा कि हम a1 इक्वल टू a2 कर लें ना, फायदा ही नहीं होगा कोई। आपको 2 इक्वेशन चाहिए तो 2 इक्वल टू के साइन चाहिए होंगे, 3 इनके बाद 2 चाहिए ना आपको, 2, तो 2 इक्वेशन कैसे आएंगे? आप a1 a2 और a3 को रिलेट करो, इक्वेट कर दो इनको, जिसका एक मतलब ये भी होता है कि आप ये मान के चल रहे हो, आप एक तरीके से ये मान के चल रहे हो कि 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम और 7 किलोग्राम ये तीनों एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, सेम एक्सेलरेशन से आगे चल रही है। इनडायरेक्टली आप ये भी मान रहे हो आप इसको। और इससे क्या आंसर आएगा देखो, एक्सेलरेशन 10/12 आ जाएगा। हाँ ठीक, a1 को रिप्लेस करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से f2/2 से, तो कर देते हैं a1 को रिप्लेस करते हैं जरा, a1 को रिप्लेस करके f2/2 लिख दिया, इक्वल टू a2 को रिप्लेस करेंगे सेकंड इक्वेशन से f1 माइनस f2 डिवाइडेड बाय 3, f1 माइनस f2 डिवाइडेड बाय 3, और थर्ड इक्वेशन 10 माइनस f1 बराबर 7a3, तो a3 को थर्ड इक्वेशन से ले आओ, 10 माइनस f1/7। अब क्या करते हैं ना, इनको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर एक काम आप और कर सकते हो, इनको सॉल्व करने के लिए एक काम आप ये भी कर सकते हो। रेशियो प्रोपोर्शन की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर a बाई बी बराबर c बाई डी लिखा हो तो यू कैन राइट इट a प्लस सी डिवाइडेड बाई b प्लस डी ऑल्सो। ये आपका मैथ में रेशियो की प्रॉपर्टी होती है। मुझे नहीं पता आपने ये प्रॉपर्टीज पढ़ी है, रेशियो में नहीं पढ़ी है, कि अगर दो रेशियोज बराबर होते हैं तो आप उन दोनों रेशियो के न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हो और उन दोनों रेशियो के डिनोमिनेटर्स को भी ऐड कर सकते हो। आइडिया है इसके बारे में आप लोग को? जी सर। यस सर। तो हम यही काम करने जा रहे हैं, हम तीनों रेशियोज के न्यूमरेटर को ऐड करके 10 कर देंगे और तीनों रेशियो के डिनोमिनेटर्स ऐड करके 12 कर देंगे। तो इससे होता क्या है कि जल्दी कैलकुलेशंस हो जाती हैं, मतलब ये सब मैथ की ट्रिक्स हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैथ की ट्रिक्स जितनी अच्छी होंगी आपकी कैलकुलेशन उतनी फास्ट होने लगेंगी। आप देखो ना, ऐसे करते ही आपको डायरेक्ट F2 मिल जाएगा, तो F2 की वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली मिल जाएगी आपको 20/12 यानी कि 10/6 यानी कि 5/3 न्यूटन।
और ऐसे ही F1 की वैल्यू भी मिल जाएगी आपको इन्हीं दोनों इक्वेशंस को लेकर के। 25/6 25/6 न्यूटन। अब आपको क्या करना है, अब आपको चेक करना है, अब आपको ना अपने एजम्पशंस को वेरीफाई करना है। तो वेरिफिकेशन ऑफ एजम्पशन कि जो एजम्पशन था वो सही था या नहीं था मेरा। तो वेरिफिकेशन ऑफ एजम्पशन कैसे करेंगे वो देखो। उसके लिए क्या करेंगे, फ्रिक्शन की आप मैक्सिमम वैल्यूज निकालें कि F2 मैक्सिमम कितना हो सकता था और F1 मैक्सिमम कितना हो सकता है, इसको चेक करो। तो F2 मैक्सिमम और F1 मैक्सिमम चेक करेंगे तो F2 यहाँ वाला फ्रिक्शन है 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम के बीच वाला, बिटवीन 2 and 3 है F2। तो इस F2 की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.2 और 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम के बीच का जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा वो 2 किलोग्राम के वेट के बराबर यानी कि 20 के बराबर होगा। तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 20 यानी कि कुल मिलाकर के 4 न्यूटन। और F1 की मैक्सिमम वैल्यू, तो F1 वाला फ्रिक्शन फोर्स 3 किलोग्राम और 7 किलोग्राम के बीच में है, वहां पर कोफिशिएंट 0.3 का है और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 3 किलोग्राम और 7 किलोग्राम की बॉडीज के बीच में जब दिखाओगे तो वो टोटल 5 नहीं बच्चा 5 किलोग्राम के हिसाब से लगेगा। वो 3 किलोग्राम और 7 किलोग्राम के बीच में जो नॉर्मल लगेगा वो अकॉर्डिंग टू टोटल 5 किलोग्राम बॉडी लगेगा। 50 नॉर्मल 50 होगा तो 0.3 इंटू 50 करेंगे तो वो 15 न्यूटन बनेगा, 9 न्यूटन नहीं बनेगा ये। क्योंकि नॉर्मल जो 2 किलोग्राम बॉडी पर ऊपर 20 लगाओगे उतना नॉर्मल 3 किलोग्राम पर भी तो नीचे दिखाओगे एक्शन रिएक्शन लॉ से। और प्लस तो 20 वो दिखाओगे प्लस 3 किलोग्राम का वेट दिखाओगे 30, 20 प्लस 30। ये तो पहले डिस्कस हो चुका है नॉर्मल्स के बारे में कंसेप्ट। एनीवे तो अब ये बताइए जो आपकी मैक्सिमम वैल्यूज हैं और आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं चेक करो। ये तो आप कैलकुलेशंस कर रहे हो, तो कैलकुलेशन और मैक्सिमम वैल्यू को वेरीफाई करो कि क्या आपकी कैलकुलेशंस मैक्सिमम वैल्यू से कम है या उससे ज्यादा है। तो F2 की मैक्सिमम वैल्यू 4 न्यूटन है, आप कैलकुलेट कर रहे हो 5/3 1.67, तो ठीक है लेस है उससे। F1 की मैक्सिमम वैल्यू 15 न्यूटन है जबकि आपकी कैलकुलेशन कहती है कि 25/6 है। क्या कहते हैं हम, हमारा एजम्पशन सही था या गलत था? यहाँ पर सही था। सही था, क्योंकि जितने भी आपकी कैलकुलेशंस हुई है वो सारी कैलकुलेशंस मैक्सिमम वैल्यू से कम हो रही हैं। दैट मीन्स कि A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 मानना बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया जाए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे आप? आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 एंड वो कितना होना चाहिए? तो 10/12, क्योंकि यही तो वैल्यूज हैं, ये A1 की वैल्यू है, ये A2 की वैल्यू है, ये A3 की वैल्यू है और इक्वल टू 10/12 यानी कि 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड फ्रिक्शन F1 की वैल्यू और फ्रिक्शन F2 की वैल्यू लिखी जाएगी 25/6 न्यूटन एंड देन 5/3 न्यूटन। कैलकुलेटेड वैल्यू देंगे आप, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे? यस सर। यस सर। चलिए इसमें देखो सेम क्वेश्चन है लेकिन फोर्स ऊपर वाले बॉडी पे लगाई है। तो फ्रिक्शन की शुरुआत वहां से करी जाएगी जहां पर आपने फोर्स लगाई है। स्टार्ट विद द 2 किलोग्राम बॉडी नाउ, क्योंकि पहला डिस्टरबेंस, फर्स्ट डिस्टरबेंस आप कर रहे हो 2 किलोग्राम को। तो 2 किलोग्राम पे आप आएंगे, इसको अपोज करिए फ्रिक्शन से, अपोज बाय फ्रिक्शन। यहां से स्टार्ट करो सबसे पहले। तो 2 किलोग्राम बॉडी पर फ्रिक्शन दिखाएंगे, 2 किलोग्राम बॉडी पर फ्रिक्शन आप दिखाओगे लेफ्ट साइड, अपोज होगा वो। कौन लगाएगा इस फ्रिक्शन को? 2 किलोग्राम बॉडी को अपोज करेगा जो फ्रिक्शन, वो लगाएगा कौन? सर 3 kg होगा। 3, तो 3 kg अगर वो फ्रिक्शन लगाएगा तो उसका रिएक्शन 3 किलोग्राम पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिखाएंगे। तो ड्यू टू रिएक्शन ऑफ F1, ड्यू टू रिएक्शन ऑफ F1 ऑन 3 kg, अब आप ये कहोगे कि 3 kg इज डिस्टर्ब, और जब 3 kg डिस्टर्ब हो जाएगा फ्रिक्शन F1 की वजह से, सो फ्रिक्शन ऑफ 7 किलोग्राम विल अपोज इट, फ्रिक्शन ऑफ 7 किलोग्राम विल नाउ अपोज इट। तो चलो शांत ना बैठो, बता रहे हैं, क्योंकि लेक्चर एक बार चला गया फिर दोबारा वापस से नहीं आएगी। तो 3 किलोग्राम बॉडी पर है फ्रिक्शन F2 पीछे और उसका रिएक्शन 7 किलोग्राम बॉडी पर फॉरवर्ड। अब आप बताएं डायरेक्शंस को लेकर के अगर आप सही हो कि नहीं, आप सीक्वेंसिंग कहां से चल रही है आपको? यस सर।
यस सर। ठीक है ना, चलिए हो गया ये काम। प्रैक्टिस करने के बाद ये मुश्किल से 10 सेकंड का काम होता है। अगर प्रैक्टिस सही हो जाएगी 10 सेकंड से आप टोटल टाइम काउंट करना, कहाँ पर कितना टाइम लगना चाहिए। इस स्टेप में 10 से 15 सेकंड ज्यादा नहीं लगने चाहिए आपको। इक्वेशंस बनाने पे आओ। 2 किलोग्राम बॉडी के लिए इसको A1 मानेंगे, 2 किलोग्राम को A1, 3 किलोग्राम को A2 और 7 किलोग्राम A3। इक्वेशंस बना रहे हैं। 2 किलोग्राम के लिए बनेगा 10 माइनस F1 इक्वल टू 2A1 फर्स्ट। 3 किलोग्राम बॉडी के लिए बनाएंगे तो F1 माइनस F2 इक्वल टू 3A2 और 7 किलोग्राम वाले बॉडी के लिए F2 सिर्फ F2 है इक्वल टू 7A3। फिर उसी प्रॉब्लम पे आ गए आप नंबर ऑफ अननोन्स को लेकर के, 5 अननोन 3 इक्वेशन। तो अब आपको आगे प्रोसीड करने के लिए एजम्पशन पे चलना पड़ेगा। लेट A1 बराबर A2 बराबर A3। सेम प्रोसेस है। इसको करने से क्या होगा, A1 का मतलब 10 माइनस F1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू A2, F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू A3, F2 डिवाइडेड बाय 7 और वही रेशियो प्रॉपर्टी लगा दे। तो रेशियो प्रॉपर्टी लगा करके इन सबको ऐड करके 10/12 कैलकुलेट करो जल्दी से कि F1 F2 की क्या वैल्यू बनती है। इससे F1 एंड F2 की वैल्यूज क्या बनती है इससे कैलकुलेट करके। तो F2 7 12 और 70/12, F2 की वैल्यू 35/6 न्यूटन और F1 इसके हिसाब से दिखेगा तो 6 10/6 5/3 10 माइनस 5/3 25/3 आ रहा है। बोलो भाई सही है वैल्यूज? यस सर। बाकी लोग क्यों नहीं, मतलब समझ नहीं आ रहा। यस सर। सही है। फिर अभी आप बाद में कहेंगे, अभी टेस्ट वेस्ट होने लगेंगे तो आप लोग कहोगे कि हमको आ ही नहीं रहा। जब आपसे बार बार पूछा जा रहा है, बार बार 10 बार पूछ रहा हूँ कि अभी आप बता ले, अभी बता ले। तो जो F1 25/3 है और F2 35/6 है। अब देखना ये है कि क्या हम सही थे, क्योंकि ये तो हम अब आप श्योर थोड़ी थे। अब आप ये तो तुक्का मारा था आपने कि तीसरी इक्वेशन ये बनेगी। अब पता नहीं वो गैस मेरा सही है कि गलत है। तो F1 F2 की मैक्सिमम वैल्यू तो निकाली थी पीछे वही वाली, क्योंकि मैंने सेम डेटा यूज किया है तो डेटा तो चेंज किया नहीं मैंने। तो F2 और F1 की मैक्सिमम वैल्यू 4 और 15 है। तो चेक करो, ये जो F1 है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 है और F2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 15। अब आप बताओ इसमें से कौन सा एजम्पशन सही है, कौन सा एजम्पशन गलत हो गया आपका। F2 वाला सही है, F1 वाला गलत है। समझ आया? F2 वाला सही हो गया क्योंकि वो वैल्यू 15 से कम है, तो इसका मतलब ये सही है। और F1 वाला एजम्पशन गलत आ गया। अब F1 वाला एजम्पशन गलत आने का मतलब जानते हो क्या हो रहा है कि इसमें क्या हुआ है, A1 और A2 बराबर नहीं होंगे। हाँ, क्योंकि F1 वाला एजम्पशन इस इक्वेशन से आएगा A1 बराबर A2 से। एक्चुअली में 5 इक्वेशन हैं, अगर आप ध्यान दो। A1 बराबर A2 आपकी 4th इक्वेशन है और A2 बराबर A3 5th इक्वेशन है। मैंने दोनों को एक साथ लिखा है इसलिए आपको लग रहा है टोटल ये 5 इक्वेशन है। तो क्योंकि F1 की कैलकुलेटेड वैल्यू F1 के मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा है, इसका मतलब यार यहाँ पर एजम्पशन गलत हो गया। यहाँ पर आपका एजम्पशन गलत हो चुका है, यानी कि A1 इज नॉट इक्वल टू A2। ये अब आप श्योर हो गए। तो अब A1 अगर A2 के बराबर नहीं है तो उसका सब्स्टिट्यूट इक्वेशन क्या होगी, बिकॉज इक्वेशन तो चाहिए मेरे को सॉल्व करने के लिए, 5 इक्वेशन तो चाहिए ही। तो अगर A1 A2 के बराबर नहीं है फिर क्या होगा, F इक्वल टू म्यू F इक्वल टू म्यू। यही मैंने स्टार्टिंग में कहा हुआ है आपसे कि थर्ड इक्वेशन में या तो A1 बराबर A2 होगा और अगर नहीं है तो फिर F बराबर म्यू एन होगा। दो में से कोई एक बात जरूर आएगी वहां पर। तो इसका मतलब इस न्यूमेरिकल को अब आगे प्रोसीड करेंगे तो ये क्लियर हो गया कि नाउ इट इज क्लियर A1 not equal to A2, so friction there will be mu into normal, यानी कि अब यहाँ पर म्यूएस और म्यू के अलग अलग नहीं है तो सेम मान लो 0.2 मान लो, तो आप कह देना ये 0.2 मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल है यानी कि 4 न्यूटन है। तो F1 की वैल्यू मिल गई आपको, F1 की वैल्यू मिल गई। मतलब क्या हुआ नाउ, देखो मतलब क्या हुआ नाउ आवर इक्वेशंस। अब आपके इक्वेशंस क्या हो गए देखो, नाउ आवर इक्वेशंस
क्या क्या इक्वेशन में फिर से देखना एक बार। 10 माइनस f1 बराबर 2a1, ठीक। उसके अलावा इक्वेशन क्या थी, आप लोग ज्यादा बेटर, आपके पास तो सामने पेज होगा। f1 माइनस f2 बराबर 3a2, और f2 बराबर 7a3। लेकिन एक बात बताओ, अब इन इक्वेशंस में f1 को रिप्लेस करना होगा आपको। f1 को रिप्लेस करिए 4 न्यूटन से, तो इक्वेशंस बदल गई। अब हम क्या करने जा रहे हैं, जहां जहां f1 है वो रिप्लेस कर देंगे। किससे रिप्लेस कर देंगे f1 की वैल्यू को, तो f1 की वैल्यू रिप्लेस करिए बाय 4। और अब आप श्योर हो चुके हो कि a1 और a2 बराबर नहीं है। अब आपके पास अननोन कितने बचे, अब कितने अननोन बचे यहाँ पर? 4। 3 इक्वेशंस फिर आ गए आपके पास। और अब आपको ये भी पता है कि a1 a2 बराबर नहीं है, ये पता है। तो अगेन अब आप क्या करेंगे, चौथी इक्वेशन के लिए फिर से अगेन फॉर फोर्थ इक्वेशन, मतलब क्योंकि उसके बिना तो अभी भी सॉल्व नहीं हो पाएगा ना आपका, तो फिर आप क्या करेंगे, ये मानेंगे a2 बराबर a3। अब आप a1 बराबर a2 नहीं मान सकते हो, क्योंकि a1 बराबर a2 है ही नहीं, क्योंकि a1 a2 बराबर नहीं है, इसीलिए फ्रिक्शन की वैल्यू को 4 लिखा गया है। तो अब सिर्फ एक हो सकता है कि a2 बराबर a3। फिर से क्या करेंगे, a2 और a3 को सॉल्व करेंगे। तो a2 को रखेंगे 4 माइनस f2 डिवाइडेड बाय 3, और a3 को लिखेंगे f2 डिवाइडेड बाय 7, और रेशियो प्रॉपर्टी से अगेन इट इज 4 डिवाइडेड बाय 10। इसको सॉल्व करके f2 की वैल्यू बनेगी 2.8 न्यूटन, जो कि लेस है मैक्सिमम वैल्यू 15 न्यूटन से। सर लेकिन 0.2 तो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट था ना सर? दोनों तो हम एक लोग ही है बच्चा, दोनों एक ही है। मैंने पहले अभी बोला था कि मैंने अलग अलग नहीं दिया आपको, दोनों को सेम मानना है आपको। म्यूएस और म्यू के दोनों 0.2 है, ये दोनों 0.3 मानने हैं। अगर अलग अलग दे देंगे तो अलग, तो क्वेश्चन में आपको चेंज करना पड़ेगा, बट अभी म्यूएस म्यू को सेम रखा हुआ है हमने। ओके सर। अभी पीछे बोला भी था हमने, क्योंकि म्यूएस म्यू को भी अलग कर देंगे ना तो प्रॉब्लम फिर और लेंथी होने लगता है, धीरे धीरे लेंथ बढ़ती है प्रॉब्लम की, डिफिकल्टी लेवल बढ़ने लगता है उसका। तो ये बहुत रेयर चांस होता है, अगर आप मतलब जेई के पेपर्स में भी जाओगे तो 90% तक के क्वेश्चंस में म्यूएस और म्यू की सेम वैल्यू दी जाती है आपको। वो इसीलिए देते हैं कि वैसे ही कंफ्यूजिंग चैप्टर है, वैसे ही कंफ्यूज हो आप, और उसमें अगर म्यूएस म्यू कर दिया फिर तो हो गया, मंटादार हो गया आपका, कहाँ सॉल्व करोगे। तो थोड़ा बहुत ख्याल रखा जाता है आप लोग का, कि मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही टॉर्चर कर देंगे। वो समझते हैं कि 11th-12th क्लासेस के बच्चे हैं अभी, तो इतना कोई फ्रिक्शन में एक्सपर्ट में तो हो नहीं आप। बट ये लॉजिक समझो आपका क्या हुआ यार, ये लॉजिक ये थोड़ा सा मतलब ट्रिकी टाइप का इसलिए हो जाता है क्योंकि आपकी चौथी इक्वेशन में एक तरीके से रिस्क फैक्टर हो रहा है। रिस्क फैक्टर क्या है कि आप मान लेते हो a1 बराबर a2 बराबर a3, और दुख तब होता है जब आपने ये माना और सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद मालूम चला यार ये तो गलत हो गया मेरा। तो फिर से आपको एक नए सिरे से इक्वेशंस बनानी पड़ती हैं, फिर से आपको नई बिगिनिंग करनी पड़ती है, वापस से इक्वेशन बनाओगे, वापस से उनमें एजम्पशन लोगे। जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ, हमने स्टार्ट तो किया 3 इक्वेशंस बना करके, और हमने ये मान लिया कि एक a1 बराबर a2 और एक a2 बराबर a3। सब कुछ करके मैंने सॉल्व किया, मालूम चला कि यार f1 की कैलकुलेटेड वैल्यू तो उसके मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा हो गई। तो आपको तुरंत ये समझ में आ गया कि भाई ये वाली चीज तो गलत हो गई, a1 a2 के बराबर नहीं हो सकता, ये गलत हो गया। फिर आपने नई शुरुआत की, फिर से नई शुरुआत की, फिर से आपने वापस 3 इक्वेशंस बनाई, और अब एक नया एजम्पशन दिया कि a2 बराबर a3। मतलब सर यहाँ पर की गई सारी वर्किंग बेकार हो गई आपके लिए। सर सर बताओ यहाँ बताओ। पे सर यहाँ पे F2 के लिए assumption तो सही आया था, तो फिर A2 A3 तो हो ही गया, तो दोबारा इक्वेशन क्यों बना रहे हैं फिर? नहीं नहीं, देखिए ये जो f2 की वैल्यू आप 35/6 ला रहे हो ना, सर आप एक बात समझो, ये टोटल 5 इक्वेशंस हैं आपकी। मेरी बात समझो क्या हो रहा है, मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ। 3 इक्वेशंस ये हैं, चौथी इक्वेशन ये है a1 बराबर a2, ये फोर्थ इक्वेशन। पांचवी इक्वेशन है a2 बराबर a3। ठीक, ये 5 इक्वेशंस हैं आपकी। अब समझ में आया आपका टोटल 5 इक्वेशंस कौन सी है? यस सर। अच्छा, तो अब आप ये जो f1 f2 को कैलकुलेट कर रहे हो, ये इन पांचों इक्वेशंस के कंबाइंड रिजल्ट से बनेगा ना। पांचों इक्वेशंस को कंबाइंड करके ही तो f1 f2 की वैल्यू आ रही है। यस सर। तो अगर इन 5 में से एक भी इक्वेशन गलत हो गई तो क्या सोल्यूशन सेम रहेगा? नहीं सर।
आप सोचो ना, 5 वेरिएबल की एक इक्वेशन है, आपने पांचों वेरिएबल सॉल्व कर दिए। अब उसमें से किसी एक इक्वेशन को अगर आप चेंज कर दो, इक्वेशन एक बदल जाए 5 में से, यस तो सर, उसका इम्पैक्ट बाकी के 4 इक्वेशन पे भी आता है। यस सर, आएगा। ठीक है बच्चा, इसीलिए यानी कि F2 35/6 ले ही नहीं सकते हम, क्योंकि F2 35/6 तब है जब आपकी फोर्थ इक्वेशन A1 = A2 है। आप इस बात को समझो। यस सर, हाँ, अब समझ जब गए सर। हाँ, बाकी लोग को बता रहे हैं कि अब बाकी अगर फोर्थ इक्वेशन ही आपकी A1 = A2 नहीं है, तो फिर ये जो सोल्यूशन है, ये सारे सोल्यूशंस बेकार हो गए ना हमारे लिए। तो इस साइमल्टेनियस इक्वेशन का तो यही प्रॉब्लम होता है कि अगर एक भी इक्वेशन गलत हुई तो उसका असर बाकी सबके ऊपर भी आता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे ही आपका ये प्रूफ हो गया कि A1 is not equal to A2, आपके लिए सब कुछ रीस्टार्ट करना पड़ेगा, आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, आपको वापस चलिए, वापस से फिर इक्वेशन बनाओ। पिछले इक्वेशंस का कुछ भी काम नहीं आने वाला है, आपका मैथ है ये, मैथ। पांडे जी, समझ में आ रहा है आपको? यस सर। कि पिछली इक्वेशंस हमारे लिए यूजलेस क्यों हो गई, मतलब ये जितना वर्किंग इस पेज पर किया गया ये सब बेकार हो गया मेरे लिए। यस। हाँ, तो अब आपने फिर से वापस चले गए, शुरुआत से चले, अब आप फिर से ये माने, अब आपकी ये वर्किंग वैलिड हो गई, क्योंकि अब आपका F2 जो है वो मैक्सिमम से कम आ रहा है, यानी कि फाइनली आप अपने आंसर्स को क्या देंगे यहाँ पर, फाइनली आपके आंसर्स क्या आएंगे, देखिए आंसर ये आएगा कि फ्रिक्शन F2 की वैल्यू 2.8 न्यूटन लगेगी, फ्रिक्शन F1 की वैल्यू 4 न्यूटन लगेगी, A2 बराबर A3 होगा, और A2 बराबर A3 कितना होगा, तो A2 बराबर A3 ये यहाँ पर आप देख लो, ये A2 बराबर A3 है जो कि 4/10 यानी कि 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और A1 अलग है, तो A1 कहाँ से आएगा, A1 फर्स्ट इक्वेशन से आ जाएगा, डायरेक्टली दिख रहा है आपको 10 - 4 बराबर 2A1, तो वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। इसका मतलब इस क्वेश्चन में किन दो ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन होगा और किन दो ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा होगा। 2 और 3 के बीच में होगा और 3 और 7 के बीच में नहीं होगा। राइट, समझ गए कि 3 और 7 किलोग्राम एक साथ चलेंगे। A2 बराबर A3 आने का मतलब ये होगा कि 3 और 7 के बीच रिलेटिव मोशन नहीं होगा, तो ये दोनों ब्लॉक एक सिंगल यूनिट की तरीके से चलेंगे, लेकिन 2 किलोग्राम इनसे डिफरेंट एक्सेलरेशन पे चलेगा, यानी कि 2 और 3 ब्लॉक्स के बीच में, 2 kg और 3 kg के बीच में स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, वहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। 3 और 7 के बीच में स्लिपिंग नहीं हो रही है, एक साथ वो चल रहे हैं, वहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, और इसीलिए उसकी वैल्यू म्यू इंटू एन से कैलकुलेट नहीं करी जा रही है, वो 2.8 न्यूटन होगी यहाँ पर। डन हो गया हो तो बताएं, फिर आगे बढ़े। जी सर। जी सर। समझ आया आपको? देखो अब एक देखो, इसका मैंने जानबूझ करके ये 2 पार्ट्स किए हैं, इसका एक तीसरा पार्ट भी है, ये प्रॉब्लम HC वर्मा से ही ली है, तो उसमें एक तीसरा पार्ट भी है। ये 10 न्यूटन ना मिडिल वाले ब्लॉक पर भी लगाया गया है। 3 बार क्वेश्चन को सॉल्व करने को कहा गया आपसे, और वो 3 बार इसीलिए सॉल्व करने को आपसे कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके पूरी थ्योरी को समझा जाए। तो एक बार सबसे लोअर वाली ब्लॉक पर फोर्स लगाई है, एक बार टॉप ब्लॉक पर फोर्स लगाई है, और एक है जिसमें हम ये 10 न्यूटन 3 किलोग्राम के ऊपर लगाएंगे, तो वो मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं। अब आप HC वर्मा से आप देख लीजिएगा क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन है, सेम डेटा है, तीसरा पार्ट आप अपने लेवल पर एक बार प्रैक्टिस करना इस तरीके से, और देखो क्या आंसर बनते हैं इसके। नेक्स्ट पे आओ, एक ये क्वेश्चन है जहां पर 2 ब्लॉक्स को एक साथ पुश कर रहे हो आप कैपिटल F से, और तो इसमें हमारा क्या है कि ये क्वेश्चन पढ़ो आप, क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना, इस टाइप के क्वेश्चन, अब कुछ क्वेश्चंस के लैंग्वेजेस पे भी काम करिएगा। नॉलेज, लैंग्वेज, स्पीड, एक्यूरेसी, ये 4 पार्ट्स हैं। सब्जेक्ट नॉलेज, उसमें टाइम लगता है। देन एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, वहां पर स्पीड चाहिए होती है आपको, स्पीड मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक्स होनी चाहिए आपकी। ट्रिक्स हमेशा प्रॉब्लम के लैंग्वेज में छुपी होती है। फाइंड द रेंज ऑफ F, चलो ये तो फाइंड करना है। अब क्या कह रहे हैं, फॉर विच मास M विल बी कैरीड बाय कैपिटल M, ठीक है, विदाउट एनी रिलेटिव मोशन। क्या मतलब हुआ इसका, स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है अगर, तो आप इसका क्या मतलब निकालते हैं? M एयर में रहेगा, एयर में रहेगा, तो क्या हम इनको क्या इसको सिंगल यूनिट मान सकते हैं कि टोटल मास एक साथ चल रहा है? यही चीज आपसे कही, जब आप 2 बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो ना, 2 के बीच रिलेटिव मोशन ना हो, तो यहीं पर मेरा फर्स्ट पॉइंट है।
फर्स्ट फाइंड द एक्सेलरेशन बाय कंसीडरिंग होल सिस्टम एज अ यूनिट। क्या होगा आंसर इसका? एक्सेलरेशन डायरेक्ट निकालेंगे आप, फोर्स, हाँ, फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच करिए अब जल्दी से, ये लॉजिक समझ लो आप। एक्सेलरेशन बराबर एफ अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम क्यों लिखा? क्योंकि जब दोनों के बीच रिलेटिव मोशन है ही नहीं तो हम दो मासेस क्यों माने, इसको सिंगल मास मान लेते हैं कि सिंगल मास कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम का है और उस पर हम कैपिटल एफ की फोर्स लगा रहे हैं। ये ऑब्जेक्टिव स्टेप हो गए। वन यूनिट मानना है आपको, दो नहीं मानने इसको, ये दो नहीं एक मानो आप, ये दो ब्लॉक नहीं है एक ब्लॉक है। उसके बाद कह रहे देन अप्लाई न्यूटन लॉ ऑन ब्लॉक विच इज कैरीड बाय दैट ब्लॉक विच इज पुश्ड बाय द फोर्स। मतलब इसमें से आप फोर्स लगा किसके ऊपर रहे हो, कैपिटल एम के ऊपर या स्मॉल एम के ऊपर? एम, कैपिटल कैपिटल तो कैपिटल एम को फ्रेम मान लीजिए। ये आपसे सेकंड नंबर का पॉइंट ये है कि नाउ स्मॉल एम इन फ्रेम ऑफ कैपिटल एम देखेंगे, स्मॉल एम इन फ्रेम ऑफ कैपिटल एम क्या क्या होगा? स्मॉल एम इन फ्रेम ऑफ कैपिटल एम पर mg का फोर्स नीचे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स फॉरवर्ड साइड पर, यहाँ नॉर्मल आएगा इसके बीच में, mg नीचे आएगा, स्यूडो आ जाएगा। अब कैपिटल एम फॉरवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है तो स्मॉल एम पर स्यूडो फोर्स किधर आएगा? लेफ्ट साइड पे आएगा। लेफ्ट साइड। कितना होगा स्यूडो फोर्स? तो स्यूडो इसमें होगा क्या, m into a, m इंटू ए, लेकिन a को हम यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं कैपिटल F डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m से। ये स्यूडो फोर्स दिखाया आपने। और ये आपसे हमेशा कहा गया है कि हमेशा कैरियर को फ्रेम लिया जाता है किसी भी न्यूमेरिकल में, कैरियर को फ्रेम लीजिए आप। तो कैरियर बड़ा वाला ब्लॉक है जिसको आप पुश कर रहे हो, छोटा वाला ब्लॉक तो उसके साथ चिपक के आगे चल रहा है, वो कैरियर थोड़ी है। मैंने पहले भी बोला है और अभी भी बोल रहा हूँ आपको बार बार, ये सब चीजें कुछ ऐसी होती हैं जो आपको हमेशा न्यूमेरिकल इजी करेंगी। कैरियर को फ्रेम लेकर के जो जिसको तुमने कैरी किया है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो आप। और इन सब के बाद एक फ्रिक्शन फोर्स भी आएगा ना, क्योंकि स्मॉल एम के गिरने के चांसेस नीचे की तरफ हैं तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ। अब आप इक्वेशंस बनाओ, क्या बनाओगे? इक्वेशंस क्या बनाएंगे? तो इक्वेशंस ये हो गई F इक्वल टू mg n is equal to pseudo और नॉर्मल बराबर स्यूडो mf डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। और फिर आपको तीसरी कंडीशन फ्रिक्शन की लगानी पड़ती है कि फ्रिक्शन लेस देन इक्वल्स टू म्यू इनटू n। तो यहाँ पर फ्रिक्शन की जगह mg पुट कर दो और नॉर्मल की जगह ये पुट करके कैपिटल F की आप रेंज निकाल सकते हो क्या आएगी। कर लेंगे इसको, छोड़ दें स्टेप को? यस सर। यस सर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये भी सेम क्वेश्चन है बट यहाँ पर वेज है, सेम क्वेश्चन है, वेज है। सिस्टमैटिक चलिए आप, लॉजिक बिल्कुल पकड़ लोगे इसका, सेम लॉजिक। इसके अंदर भी कह रहे हैं कि ये जो स्मॉल एम है वो कैपिटल एम के ऊपर स्लिप नहीं कर रहा है, क्वेश्चन कहा जा रहा है विदाउट एनी रिलेटिव मोशन। मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहे हैं। तो पहला स्टेप आप ऑब्जेक्टिवली कर सकते हो कि ठीक है जब ये स्लिप नहीं कर रहे हैं तो इनका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं मैं पहले स्टेप पर, वो डायरेक्टली कैपिटल एफ डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। बात समझ में आ गई आपको? पहला स्टेप डायरेक्ट कैसे होगा? यस सर। ठीक, क्योंकि हमें अपना टाइम भी बचाना है यार, 2 मिनट का टारगेट है आपके पास, जस्ट 2 से 2.5 मिनट का टारगेट। आप जल्दी से चलते हैं छोटे वाले एम के ऊपर। कैपिटल एम हमारा कैरियर है, जिसको आप पुश कर रहे हो, जो पुल कर रहे हो वो कैरियर है। तो कैरियर के फ्रेम में चले जाओ, यानी कि अपना ऑब्जर्वर यहाँ बिठा लो और इस ऑब्जर्वर से आप छोटे वाले मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो मैं डायग्राम भी बनाऊंगा और साथ में कंपोनेंट्स भी करता जा रहा हूँ, mg sin थीटा, mg cos थीटा। ठीक है, एक्चुअली mg दिखाना चाहिए था लेकिन मैंने साथ साथ कंपोनेंट्स भी कर दिए हैं टाइम सेव करने के लिए अपना। और यही एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है, आप एक स्टेप माइंड में करें, एक स्टेप लिखें, 2 स्टेप मिला करके चलते रहिए। इसके अलावा स्यूडो फोर्स किधर दिखाएंगे? स्यूडो फोर्स सर लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट। तो लेफ्ट सुनो, अब जो लेफ्ट साइड पर स्यूडो फोर्स आएगा उसके भी 2 कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। डायरेक्ट कर रहा हूं आपको, ये रेड कलर से जो दिखा रहा हूँ ये स्यूडो फोर्स के कंपोनेंट है जी सर। स्यूडो फोर्स लेफ्ट साइड आएगा m इंटू ए का स्यूडो, अगर आप वैसे देखना चाहो तो। उसको आप रिजॉल्व करेंगे तो एक प्लेन के ऊपर जाएगा और एक प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। और वो आप चेक करिएगा, स्यूडो फोर्स का ऊपर वाला कंपोनेंट ma cos थीटा होगा और स्यूडो फोर्स का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ma sin थीटा हो जाएगा। और अब कौन सा फोर्स बचा आपके पास? इन सब के बाद बचा लास्ट में क्या बचा है? अब कौन सा फोर्स दिखाना है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फ्रिक्शन किधर दिखाओगे? सर सर अपवर्ड होगा ma cos थीटा के डायरेक्शन में।
किस लॉजिक से कह रहे हो आप? ma cos थीटा के लॉजिक में क्यों? सर वो स्लाइड होने की टेंडेंसी उसकी डाउनवर्ड है ना, तो उसको अपोज करने के लिए ऊपर नहीं, को इस मास पे दो डायरेक्शंस में फोर्स लग रही है। इस मास पर mg sin थीटा इसको नीचे लाने की टेंडेंसी रखता है, तो स्यूडो फोर्स का कंपोनेंट इस मास को ऊपर ले जाना चाहता है। यानी कि मास m की टेंडेंसी ऊपर जाने की हो सकती है अगर स्यूडो फोर्स की वैल्यू बड़ी हो, और मास m की टेंडेंसी नीचे जाने की हो सकती है अगर mg sin थीटा बड़ा हो। तो ये डिपेंड करेगा कि ma cos थीटा और mg sin थीटा में से कौन सी वैल्यू बड़ी है। यानी कि केसेस बनेंगे, यानी कि अगर हम ये कह दें कि दोनों बराबर है, मान लो ma cos थीटा बराबर mg sin थीटा है, यानी कि इनडायरेक्टली a बराबर g tan थीटा है, सपोज करो a बराबर g tan थीटा, तो इसका यही मतलब हो जाएगा कि ma cos थीटा आप करके देखो, ma cos थीटा इक्वल टू mg sin थीटा करके देखो, ma cos थीटा इक्वल टू mg sin थीटा आप लिख करके देखो, तो यही बनेगा कि a बराबर g tan थीटा। इसमें इसका मतलब फ्रिक्शन क्या दिखाएंगे यहाँ पर? क्या दिखाओगे फ्रिक्शन? जीरो होगा उसमें। जीरो लगेगा ही नहीं। आया लॉजिक समझ में कि फ्रिक्शन क्यों नहीं लगेगा? जी सर। हाँ, ना तो इसकी डाउनवर्ड टेंडेंसी ना तो अपवर्ड टेंडेंसी, खत्म हो गया क्वेश्चन। सेकंड, अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू लेस देन जी tan थीटा है, इसका मतलब कि स्यूडो फोर्स का कंपोनेंट छोटा है और mg sin थीटा का कंपोनेंट ज्यादा है, mg sin थीटा बड़ा है, यानी कि ब्लॉक की टेंडेंसी नीचे आने की है, तो आप फ्रिक्शन दिखाएंगे अप द प्लेन, ऊपर की साइड, फ्रिक्शन को ऊपर की तरफ दिखा दीजिएगा। और फिर इक्वेशंस क्या बनेंगी यार इसकी? सेकंड में क्या इक्वेशंस बनेंगी अगर हम फ्रिक्शन को ऊपर की तरफ दिखा दें, मान लो, मतलब ma cos थीटा के साथ, ma cos थीटा के साथ mg sin थीटा माइनस ma cos थीटा इज इक्वल टू म्यू, नहीं सर fr दिखाएंगे, fr के बराबर, मतलब कि f प्लस ma cos थीटा, क्योंकि फ्रिक्शन ऊपर लगेगा ma cos थीटा की तरफ, इक्वल टू mg sin थीटा। एक इक्वेशन आपकी ये बनेगी, और दूसरी नॉर्मल के लिए बनाओगे तो नॉर्मल बराबर ma sin थीटा प्लस mg cos थीटा, ये दूसरी इक्वेशन। और फिर आप f लेस देन इक्वल टू μ1 लगा करके कैपिटल f की मतलब आंसर ला सकते हो, क्योंकि इसके अंदर अभी जो एक्सेलरेशन है उसको रिप्लेस करना होगा आपको इन इक्वेशंस में। जहां जहां a लिख रहे हो ना, उस a को कैपिटल F डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m करना होगा। और तीसरा केस इसमें और बनेगा यार, थर्ड केस एक और बनेगा, अगर a बराबर a मोर देन g tan थीटा हो जाए तो नीचे फ्रिक्शन डाउनवर्ड लग सर, जाएगा, फ्रिक्शन नीचे लगेगा। तो अब आपकी इक्वेशंस बदल जाएंगी फिर तो। जी सर। तो अब mg sin थीटा और प्लस फ्रिक्शन हो गया, mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन, ये हमारे स्यूडो फोर्स से बैलेंस होगा ma cos थीटा से, और नॉर्मल वाली इक्वेशन सेम रहेगी। अब लिखें या कर लेंगे इसको, आगे से प्रोसीड कर लेंगे आप लोग? कर लेंगे सर। कर लेंगे। ठीक है, चलो इसका आंसर देखना। सेम क्वेश्चन यहाँ पर है, सेम क्वेश्चन, कैपिटल एफ की रेंज निकालनी है, जहां पर कि क्वेश्चन पढ़ो आप, क्वेश्चन में आंसर छुपे होते हैं यार। फॉर विच masses are denoted by small m will be carried by capital M without any relative motion। साफ कह रहे हो कि बिना रिलेटिव मोशन के आगे चलना है, तो फिर आप ये देख लो टोटल कितना मास कैरी, टोटल कितना मास हम लोग आगे लेके जा रहे हैं, इससे आप एक्सेलरेशन निकालो कितना आएगा, है ना? समझ में आया? ये अप्रोच समझ में आ रही है आपको, एक्सेलरेशन को डायरेक्ट कैसे निकाला जाएगा? यस सर। ठीक है ना? अब इसमें कैरियर आपका कैपिटल एम है, कैरियर मतलब जिस पर आपने फोर्स लगाया है। देखिए कितना सिस्टमेटिक चलता है ये सब कुछ, हर क्वेश्चन टू क्वेश्चन आप न्यूमेरिकल बदलते चले जाओ, मैं जो बोल रहा हूँ वो स्टेटमेंट नहीं बदलने वाली है आपके साथ। कैरियर को फ्रेम मानेंगे, यानी कि हम कैरियर के ऊपर चले गए, यानी हमारा ऑब्जर्वर इस कैरियर पे है। चलो, तो अब हम इस मासेस के जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो एक टेंशन फोर्स दिखाएंगे दोनों तरफ, mg दिखा देंगे, इसमें भी mg और नॉर्मल दिखाएंगे, हालांकि उसकी जरूरत नहीं थी बट फिर भी। एक नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल M से छोटे वाले m पर आएगा, N2 और N1 मान लेते हैं इसको। फ्रिक्शन आएंगे, स्यूडो फोर्स आएंगे, स्यूडो फोर्स किधर आएंगे? तो क्योंकि आपका ऑब्जर्वर राइट साइड एक्सेलरेट हो रहा है, तो ऑब्जर्वर अगर राइट साइड है तो स्यूडो फोर्स दोनों ही ब्लॉक्स के ऊपर बैकवर्ड आएगा। m इंटू ए का स्यूडो फोर्स इस पर भी बैकवर्ड आएगा और m इंटू ए का स्यूडो फोर्स नीचे वाले बॉडी पर भी बैकवर्ड आएगा, क्योंकि स्यूडो फोर्स का कंसर्न ऑब्जर्वर से होता है, ऑब्जेक्ट से नहीं होता। ये चीज आपको स्यूडो फोर्स के लेक्चर में बताई गई थी कि जिसको आप देख रहे हो वो किधर मोशन कर रहा है, उससे स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन डिसाइड नहीं होती। स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन डिसाइड होती है जो देख रहा है, मतलब कि ऑब्जर्वर, उसकी एक्सेलरेशन का क्या डायरेक्शन है। डायग्राम समझ में आ गया आपको ये सब?
यस सर। अब बचा फ्रिक्शन, किधर लगाओगे फ्रिक्शन? फ्रिक्शन फोर्स किधर दिखाएंगे? तो एक देखिए, आप इस प्रॉब्लम को जरा ऐसे इमेजिन करो, आपको उसको समझ में आएगा। आप जरा प्रॉब्लम को ऐसे इमेजिन करो कि एक टेबल है, ठीक है? आप इमेजिन करो कि एक टेबल है और उस टेबल के ऊपर आपकी एक रस्सी है, ठीक है ना? एक रस्सी मान लेते हैं, रोप है, ठीक है? नीचे आप जमीन पर लेट करके आप रस्सी को अपनी तरफ खींच रहे हो और कोई टेबल पर बैठ करके उस रस्सी को अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये रस्सी जाएगी किधर? पॉसिबिलिटी बनेगी, केस जो बनेगी। ज्यादा फोर्स। तो ऐसा ही केस तो हो रहा है यहाँ पर। ऊपर वाले ब्लॉक एम को लेफ्ट साइड पर स्यूडो फोर्स खींच रहा है, स्यूडो फोर्स ऊपर वाले ब्लॉक को लेफ्ट साइड खींच रहा है, और इस हैंगिंग ब्लॉक को ग्रेविटी नीचे खींच रही है। सेम केस कि हैंगिंग पोर्शन को, जो पोर्शन हैंग कर रहा है उसको आप डाउनवर्ड खींचो, और जो पोर्शन टेबल पर है उसको लेफ्ट खींचो। तो अभी आप ही लोगों ने कहा कि जिसका फोर्स ज्यादा होगा ये बॉडी उस तरफ चली जाएगी। यानी इसी आर्गुमेंट से अगर मैं ये कहूं कि एम ए बराबर एम जी है तो क्या होगा? एम ए बराबर एम जी क्या होगा रिजल्ट? नो मोशन, तो फ्रिक्शन जीरो। यस सर। ये केस नंबर 1। केस नंबर 2, अगर एम ए की वैल्यू एम जी से बड़ी है, मतलब एक तरीके से कि जो टेबल वाला फोर्स है वो ज्यादा है, ये 20 न्यूटन लग रहा है और नीचे 18 न्यूटन लग रहा है मान लो, तो कहाँ जाओगे फिर? नीचे की तरफ फ्रिक्शन आएगा। किसके ऊपर? एम, जो स्मॉल एम है। हैंगिंग वाला, जी सर, जी सर। हैंगिंग वाला। तो हैंगिंग वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन नीचे, हैंगिंग ब्लॉक पर उसको F2 लिख दो, और जो उस ऊपर रखा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा है वहां पर फ्रिक्शन तो वहां भी है ना, रफ, दोनों तरफ रफ है। उसमें राइट साइड आएगा, उसमें राइट साइड। राइट साइड फ्रिक्शन F1 लिखाओगे, और इक्वेशंस क्या बनाओगे? तो इक्वेशंस ये बनेगी, देखो आपकी जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ब्लॉक रखा है उसके लिए इक्वेशन लिख रहे हैं, तो F1 प्लस टी वो होगा उसके स्यूडो फोर्स MA के बराबर, फर्स्ट। और जो हैंगिंग ब्लॉक है, हैंगिंग ब्लॉक, उसके लिए T बराबर F2 हो जाएगा हैंगिंग ब्लॉक के लिए। दोनों को क्या कर देंगे, दोनों इक्वेशंस को रिप्लेस कर देंगे, मतलब T की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे, तो आपको मालूम चल जाएगा कि F1 प्लस F2 इक्वल टू MA। अगर सब सही है तो मेरे ख्याल सही चलता है सब कुछ। नहीं, गड़बड़ हो गया, एक गड़बड़ हो गई है, सेकंड इक्वेशन में मिस्टेक है। मिस्टेक समझ में आ रही? सेकंड में क्या है हमारी? एक mg मिस हो गया हमसे, F2 प्लस mg हो जाएगा यहाँ पर, है ना? तो ये क्या हो जाएगा फिर, अगर आप हम इसको t को रिप्लेस करेंगे F2, तो ये ma माइनस mg बन जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। और F1 प्लस F2 को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो? F1 और F2 को रिप्लेस किससे कर सकते हो बताओ? मतलब F1 की मैक्सिमम वैल्यू म्यू इंटू नॉर्मल, कौन सा नॉर्मल लेंगे F1 के टाइम पर? तो F1 हॉरिजॉन्टल सरफेस वाला है, तो नॉर्मल हॉरिजॉन्टल सरफेस वाला देखेंगे तो वो mg के बराबर होगा। तो म्यू इंटू mg F1 की मैक्सिमम वैल्यू है, और F2 की मैक्सिमम वैल्यू म्यू इंटू, अब आपको N2 देखना पड़ेगा, और N2 की वैल्यू स्यूडो फोर्स MA के बराबर है, तो ये N2 की वैल्यू हुई इक्वल टू MA माइनस mg। स्टेप क्लियर हुआ आपको ये? यस सर। और इसके अंदर ए को रिप्लेस कर देना, ये जो ए देख रहे हो ना आप, इस ए को रिप्लेस कर देना किससे? कैपिटल F अपॉन कैपिटल M प्लस 2m से, तो कैपिटल F की एक लिमिट आ जाएगी आपके सामने। सर ये वाला जो स्टेप है F1 प्लस F2 वाला, सर ये समझ में नहीं आया। मैक्सिमम वैल्यू पुट की है उसकी, मैक्सिमम वैल्यू मतलब क्यों की? ये तो मूव कर रहा है ना इसमें, तो सर मतलब स्टैटिक वाला तो हट ही गया इस केस में। स्टैटिक ही लग रहा है बच्चा, देखो सिस्टम मूव कर रहा है, लेकिन इन दोनों में तो रिलेटिव मोशन नहीं है ना यार। दोनों ब्लॉक्स के बीच में कहाँ रिलेटिव मोशन हो रहा है? मतलब उनके बीच में स्लिपिंग तो हो नहीं रही है। मैंने पहले भी कहा था कि मोशन विदाउट स्लिपिंग हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। तो मोशन करना अलग बात होती है और स्लिप करना अलग बात होती है। तो छोटा वाला m और बड़ा वाला m साथ साथ कैरी हो रहे हैं, इसको स्लिपिंग नहीं कहते। अगर आप साथ साथ चल रहे हो तो स्लिपिंग होती है तब जब कैपिटल M फास्ट हो और छोटा वाला m स्लो हो जाए, मतलब इनमें से कोई एक फास्ट एक स्लो आ जाए, तब आप कहोगे कि उनके बीच रिलेटिव वेलोसिटी आ चुकी है।
सर एक बार ये स्टेप फिर से समझा दी सर, मतलब ये समझ में नहीं आया, अब भी नहीं आ रहा है। नहीं, पहली बात तो आप स्टैटिक फ्रिक्शन, आप पिछले क्लास में भी कंफ्यूजन हुआ था ना कि स्टैटिक फ्रिक्शन आप मोशन से क्यों कंफ्यूज करते हो। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमने आपको वॉकिंग का एग्जांपल दिया था कि हम लोग वॉक करते हैं तो हम लोग मोशन में होते हैं, लेकिन हम बिना स्लिप किए हुए वॉक करते हैं, मोशन विदाउट स्लिपिंग होता है हमारा। इसीलिए हम वॉक करते वक्त अगर पूछेंगे कि फ्रिक्शन कौन सा लग रहा होगा तो हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो स्लिपिंग का मतलब, और स्लिपिंग को ही आप रिलेटिव मोशन में कहते हो कि अगर दो ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन दिखाते हैं और अगर वो दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से आगे बढ़े, मतलब इस ऑब्जर्वर के पॉइंट से देखो ना यार, इस ऑब्जर्वर के पॉइंट से जो कि बड़े वाले मास के ऊपर है, क्या इसकी नजर में छोटे वाले मासेस मूव कर रहे हैं या रेस्ट पे है? आप ऐसे आंसर करो, इसका आंसर बताओ। जो ऑब्जर्वर हमने यहाँ पर लिया हुआ है कैपिटल एम के ऊपर, इसकी नजर में, मतलब इसकी आंखों के सामने ये छोटा वाला मास जहां पर है वहीं पड़ा रहेगा या आगे आ जाएगा, इसकी तरफ आ जाएगा? इमेजिन करके देखो आप इसको। क्वेश्चन में अगर ये लिखा है कि एम विदाउट रिलेटिव मोशन देखा है। नहीं तो सर रिलेटिव मोशन में सर ये पूरा सिस्टम हम लोग ने माना है ना, ये कैपिटल एम को ही मिला के, तो हाँ, कैपिटल एम पे ये स्मॉल एम तो स्लाइड कर रहा ही है ना सर, तभी तो ये नहीं आगे कर बढ़ रहा रहा है। है। कहाँ कर रहा है? कैपिटल एम के ऊपर नहीं स्लाइड कर रहा है। ग्राउंड से देखोगे तो कैपिटल एम के ऊपर छोटा वाला एम स्लाइड नहीं कर रहा। मतलब कि अगर हमने छोटे वाले एम को मान लो कैपिटल एम के लेफ्ट साइड से 2 सेंटीमीटर दूर रखा था, तो ये ताउम्र 2 सेंटीमीटर पे रहेगा। ये इस 2 सेंटीमीटर से आगे नहीं पहुंच जाएगा कहीं। हाँ, ग्राउंड से देखेंगे तो आपको ठीक है, ग्राउंड से देखोगे तो आप कह सकते हो कि कैपिटल एम आगे चला गया। भाई एक ऐसे मानो कि कोई बंदा ट्रेन में चढ़ा और चढ़ते ही जाकर के अपने बर्थ पे सो गया। मान लो ट्रेन में गए, आप बर्थ पे सो गए और अगला स्टेशन आने पर वो उतरा, तो जब तक ट्रेन चल रही थी तब तक ट्रेन के अंदर क्या उस पर्सन ने भी कोई मोशन करी है इनसाइड ट्रेन? नो सर, नहीं वो नहीं। तो सो गया ना पर जाकर बर्थ में, लेकिन एक्चुअल मोशन तो करी है उसने। एक्चुअल मोशन में वो लखनऊ से चलकर दिल्ली पहुंच गया, तो मोशन तो हुआ उसका। लेकिन ट्रेन के रिलेटिव कहाँ हुआ? ट्रेन के अंदर थोड़ी मोशन किया। वो ट्रेन के अंदर तो जाकर के आप बर्थ पे लेट के सो गए। तो ऐसे समझो ना कि ये स्मॉल एम कैपिटल एम के रिलेटिव नहीं चल रहा भाई। कैपिटल एम चल रहा है, उसके अंदर स्मॉल एम रखा है और जहां रखा है वहीं पड़ा रहेगा वो। सर एक एक कार है, मान लीजिए कार, सुनो, कार की डैशबोर्ड पर, कार की जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर आपने टिश्यू पेपर का बॉक्स रखा हुआ है मान लो। तो क्या वो टिश्यू पेपर का बॉक्स डैशबोर्ड के रिलेटिवली चल रहा है क्या? मतलब डैशबोर्ड में आपने उसको एक जगह रख दिया कहीं, तो अगर आप नॉर्मल ड्राइविंग करिए तो क्या वो टिश्यू पेपर का बॉक्स हमेशा वही नहीं पड़ा रहता है? नहीं सर ये डाउट नहीं है मेरा, ये हाँ। इसमें जो सूडो फोर्स लग रहा है सर, एक्सेलरेशन हमने अप्लाई करा है इधर इस ब्लॉक पे एम पे, तो उसमें सर सूडो फोर्स जो लगा है उसकी वजह से तो सर मूवमेंट हुआ ही है ना सर उसका, नहीं हुआ मतलब ये, विद रिस्पेक्ट टू एम। नहीं हुआ है। स्यूडो फोर्स लगने से मूवमेंट होगा ये थोड़ी कहा जाता है कहीं। क्वेश्चन की लैंग्वेज में मैं कह रहा हूँ आपको, मैं नहीं कह रहा है। क्वेश्चन देखो, फाइंड द रेंज ऑफ एफ फॉर विच masses denoted by small m will be carried by capital M without any relative motion। ये क्वेश्चन की कंडीशन दी गई है कि स्यूडो फोर्स लग रहा है, लेकिन स्यूडो फोर्स लगने से ये मास लेफ्ट साइड जा थोड़ी रहा है कहीं। और तभी अच्छा तो अच्छा अच्छा तभी अच्छा तो आप अच्छा स्टैटिक फ्रिक्शन जी। दिखाते हो कि फोर्स लगाओ और रिलेटिव मोशन हुआ ही नहीं। फोर्स लगाने के बाद अगर रिलेटिव मोशन ना हो तभी तो आप स्टैटिक फ्रिक्शन दिखाते हो। जी सर जी, आ गया आ गया आ गया। ठीक है बच्चा, ये है कंसेप्ट। जी सर, ओके। चलिए इसको कंक्लूड कर रहे हैं। और ये दूसरा केस है बच्चा, थर्ड केस इसका एक और बनेगा। सर थर्ड केस, हाँ सर ये जो आखिरी इक्वेशन लिखी है ना सर, F1 और F2 को रिप्लेस करने के बाद, सर उसमें कैसे निकालेंगे? नहीं तो इसमें स्मॉल ए को चेंज करेंगे ना, स्मॉल ए कैपिटल एफ अपॉन कैपिटल एम प्लस 2m करेंगे। हाँ सर। तो मतलब बेसिकली ये दोनों ए वाले फैक्टर आप एक तरफ कर लो और mg को लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर दो, आ जाएगा आंसर। सर तो उससे एक वैल्यू आएगी सर F की? हाँ, एक वैल्यू आएगी, मैक्सिमम या मिनिमम। तो दूसरी वैल्यू, एक वैल्यू नहीं आएगी यार, क्योंकि आपने f1 प्लस f2 की मैक्सिमम वैल्यू रखी है यहाँ पर। यस सर, समझिए। तो ये f की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। और एक आपको ये केस मानना पड़ेगा ma लेस देन mg वाला। उससे क्या होगा कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन पलटनी पड़ेगी अब आपको। इसमें जो ये F1 देख रहे हो ना, F1,
जो ये F1 आप राइट साइड देख रहे हो, थर्ड केस में ये F1 हो जाएगा लेफ्ट साइड डायरेक्शन में, और ये जो F2 डाउनवर्ड देख रहे हो ये F2 हो जाएगा ऊपर के साइड पर। तो अब इक्वेशंस बदल जाएंगी, जहां पर प्लस F1 होना चाहिए था वहां माइनस F1 बन जाएगा आपका, माइनस F1 प्लस T बराबर ma हो जाएगा। और जहां पर F2 प्लस में आ रहा था वहां माइनस F2 होगा, क्योंकि F1 F2 ने अपनी डायरेक्शंस पलट दी हैं, तो जहां वो प्लस हो रहे थे वहां माइनस हो जाएंगे। नहीं आई बात समझ में? ये आ गई सर। आ गया सर। पांडे जी वो भी नहीं चले गए सर? आ गई। ठीक है, तो इससे आप अब इसको भी सॉल्व करना है। इसमें भी यहाँ से आपको ना f की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, और केस नंबर 2 से आपको f की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, तो तब जाकर के उसकी एक रेंज आती है। ठीक है, चलिए। यस। हाँ, अब यार ये तो अब अगली क्लास में ही हो पाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि देखो ये वही था, ग्राउंड पर फ्रिक्शन लिया था हमने, चलो कोई बात नहीं, फ्रिक्शन ग्राउंड पर भी है। 2 ब्लॉक सिस्टम है जिसमें ब्लॉक्स के बीच में भी फ्रिक्शन है और ग्राउंड पे भी फ्रिक्शन है। तो अब इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और एक एक ट्रक वाले क्वेश्चंस पड़े जाते हैं कि कोई ट्रक चल रही है और अचानक से उसके ऊपर ब्रेक लग जाए, तो ये जो ब्लॉक है, क्या ये ब्लॉक स्लिप करेगा या नहीं करेगा चलती हुई ट्रक पर। ये वही कंसेप्ट हो गया कि एक बस में और ट्रेन में आप चल रहे हो, अचानक से ब्रेक लगने पर क्या हम लोग आगे पीछे खिसक जाएंगे कि नहीं खिसकेंगे, या जहां बैठे थे वहीं बैठे रहोगे। या किसी के स्कूटर पे या बाइक पर पीछे बैठे हो और बाइक अचानक से ब्रेक मार दे, तो जो पीछे बैठा हुआ पर्सन है क्या वो आगे खिसकता है या बिल्कुल फ्रीज हो जाता है जहां पर बैठा है उसके ऊपर। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। बाइक बिठा के देख लो किसी को बाइक पे पीछे, अपने आप समझ में आ जाएगा खिसकता है कि नहीं खिसकती। चलो इसको अगली क्लास में करेंगे डिस्कस, ठीक है? अभी आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चे लोग, बाय बाय।